अस्सलाम वालेकुम। हम एएस लेवल बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट कोर्स रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम यूनिट 1 और यूनिट 2 कर चुके हैं, यानी बिजनेस एंड इट्स मैनेजमेंट कर चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर चुके हैं और इसकी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। ये रिव्यू वीडियोस हैं तो थोड़ी सी क्विकली की जाएंगी। आज जो यूनिट हम देखने जा रहे हैं वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो है नेचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग मिक्स के चारों एरियाज, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो आई थिंक कि आसान रहने वाली है ये डिस्कशन, होपफुली बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। सबसे पहले तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ में क्या होता है। जनाब, ये बात आपको पता है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड मुख्तलिफ फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। चूँकि मार्केट पढ़ना है ना, तो मार्केट पढ़ने में एक बात यहाँ से शुरू होगी कि ये डिमांड और सप्लाई की कर्व क्या होता है। तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो बढ़ती है अगर प्राइस कम होती है तो, लेकिन और कोई वजह होती है कि जिसकी वजह से डिमांड शिफ्ट कर जाए। तो बहुत सारी वजूहत होती हैं, मसलन कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, टेस्ट बढ़ जाए, फैशन बढ़ जाए। इसमें कुछ मार्केटिंग का हाथ भी है, वो भी डिमांड को इंक्रीज़ कर सकता है, अवेयरनेस। इसी तरह से किसी प्रोडक्ट की सप्लाई प्राइस के साथ साथ बढ़ती है, लेकिन अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि टैक्सेस कम हो जाए, जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे या फेवरेबल लॉ बना ले आपके लिए, या रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए, लेबर सस्ता हो जाए। बहरहाल जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट होता है जहाँ पे कि डिसाइड होता है कि मार्केट में प्राइस क्या होगी। बस यहाँ तक इकोनॉमिक्स ही, आगे चलते हैं। मार्केट्स, कुछ मार्केट्स इंडस्ट्रियल मार्केट्स होती हैं, कुछ कंज्यूमर मार्केट्स होती हैं। क्या मतलब हुआ? अगर मुझे कॉटन लेनी है, कॉटन की बेल्स, ये इंडस्ट्रियल मार्केट है एक तरह से, ये कंज्यूमर मार्केट नहीं है। कंज्यूमर कॉटन की बेल्स नहीं लेता, ठीक है। आपका ये कॉपर एक्सचेंज होता है बड़े लेवल पे, टन्स के अंदर उसके डिसीजंस होते हैं। ये कंज्यूमर मार्केट नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मार्केट है। इसी तरह से बहुत से पार्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्री लेती है, बल्क में लेती है, जैसे कि पेट बॉटल्स की पूरी मार्केट मेजरली इंडस्ट्रियल मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट नहीं है। क्या मतलब हुआ? बी टू बी। पेट बॉटल्स क्यों कंज्यूमर मार्केट नहीं है? पेट बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, ये कहलाती है पेट बॉटल। तो ये कंज्यूमर मार्केट नहीं है, बनाने वाला कंज्यूमर मार्केट को नहीं बेचता, क्योंकि ये मिलियंस में डील हो रही होती है बहुत दफ़ा इसकी, और ये डील जो है वो उनकी मैन्युफैक्चरर्स के साथ होती है। रॉ मटेरियल जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले केमिकल्स में से एक है सल्फ्यूरिक एसिड। उसकी जो मेजर ट्रेड है वो इंडस्ट्रियल मार्केट में, कंज्यूमर मार्केट में ट्रेड नहीं है उसकी, सल्फ्यूरिक एसिड ना होने के बराबर मानी जाएगी। कंज्यूमर मार्केट कौन सी है? कंज्यूमर मार्केट हम आप सब हैं। हम जो कुछ खरीदते हैं सब कंज्यूमर मार्केट में है। चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, मोबाइल फ़ोन हो, या वो डेली कंज्यूमेबल्स में से कुछ हो। उसमें आपका आटा, दाल, चीनी सब कुछ आ गया, कॉफ़ी आ गई। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, जिसको आप कहते हैं प्रोडक्ट अप्रोच या मार्केट अप्रोच। उसको कंज्यूमर ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन भी कहते हैं। ओ लेवल्स में आपने प्रोडक्ट अप्रोच और मार्केट अप्रोच पढ़ा था, कुछ याद है? क्या होती है भाई मार्केट अप्रोच या कंज्यूमर अप्रोच? कंज्यूमर ओरिएंटेड, और दूसरा कौन सा था? प्रोडक्ट ओरिएंटेड। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कंज्यूमर ओरिएंटेड ना हो, चाहे वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो तब भी। पहले समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड होना है क्या। ऐसे प्रोडक्ट जिसको बनाने से पहले ही ये सोचना शुरू किया जाए कि हम ये सोचते हैं कि मार्केट को क्या चाहिए है, मार्केट में क्या गैप्स हैं, मार्केट को किस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और फिर कोई प्रोडक्ट डेवलप करने के बारे में सोचा जाए, तो कहते हैं कि ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है
कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच से या मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच से, कि आप प्रोडक्ट क्या बेचूं यार मैं, तो पहले देखो कि क्या बिकता है, लोगों को क्या चाहिए है, लोगों की डिमांड्स क्या हैं, क्या बिक रहा है या क्या बिक सकता है, दोनों ही कंज्यूमर अप्रोच कहलाएगी, कंज्यूमर ओरिएंटेड या मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच कहलाएगी। लेकिन एक साहब हैं, उन्होंने अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस से, ज़ाती इनोवेशन से कोई चीज़ बना ली और वो चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसमें मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच उठा नहीं सकते कि मार्केट को कितनी चाहिए होगी, क्या ये चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी। तो इनिशियली जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुई थी, तो उस प्रोडक्ट में जिसमें कि आपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को देखते हुए पर्सनली ये फैसला किया कि प्रोडक्ट बिकना चाहिए, तो ऐसे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कहते हैं। लेकिन मैं बता रहा था कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में भी ऐसा नहीं होगा कि कंज्यूमर को सोचेंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो कहाँ जाके कंज्यूमर को सोचेंगे? लेट सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपके ध्यान में जो किसी ने आज तक आपने यूज़ करते हो, कि किसी ने बनाया होगा, तो उसने उस वक्त मार्केट को सोच के नहीं बनाया था, बल्कि उसको प्रोडक्ट में इतनी जान थी, उसने कहा नहीं मैं तो ये बनाऊंगा, ये तो बिकेगा। कोई है ध्यान में? उसको लगता है कि प्रोडक्ट में बड़ा दम है, ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत काम की चीज़ है, ज़रूर लेंगे लोग। अभी उनको पता नहीं है लोगों को। आईफोन, सबसे पहले आईफोन लेते हैं। आईफोन जब उसने डेवलप किया था, तो वो उस वक्त जो भी उसके फीचर्स थे वो नहीं, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच से शुरू नहीं किए गए थे। तो आपने एक प्रोडक्ट बना लिया आईफोन, लेट सपोज बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब आपने कॉन्सेप्ट, तो आपका आ गया नया जो मार्केट में नहीं एग्जिस्ट करता था, लेकिन आपने अब उसकी प्राइस भी तो रखनी है। प्राइस कौन पे करेगा? मार्केट पे करेगी। तो मार्केट से अगर नहीं आपने फीडबैक लिया, तो आप क्या प्राइस सेट कर सकेंगे? हो सकता है आप बहुत नीचे प्राइस सेट कर रहे हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर प्राइस सेट कर रहे हो, फिर आपको दोबारा से तय करना पड़े नई प्राइस का। तो इवन वो प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से बनता है, उसमें भी इवेंचुअली मार्केट इंगेज होती है, करनी पड़ती है। उसके बगैर आप बेचेंगे, मार्केट को ही तो बेचेंगे या तो आप कहें मैं बेचने वाला प्रोडक्ट नहीं बना रहा, फिर आप कहेंगे मैंने मार्केट को इंगेज नहीं किया, मैंने बना लिया और रख लिया अपने पास। तो ये जो अप्रोचेज हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड और मार्केट और प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेज, ये इनिशियली डिफरेंट होती हैं, लेकिन लेटर ऑन प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में भी मार्केट को इंगेज किया जाता है। शुरू में वो ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करती है, लेटर ऑन वो भी मार्केट को, जैसे वो नहीं आपका आपकी फैक्ट्री कुक्ड, फैक्ट्री मेड बीफ होता है ना, बीफ फैक्ट्री में बना सकते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक है, लेकिन आप फैक्ट्री में तैयार कर सकते हैं। तो इनिशियली जब ये हो रहा था, तो लोगों को लगता था कि बिक जाएगा बहुत ज़्यादा, जो भी उनके अंदाज़ा था कि भाई बहुत बड़ी मार्केट है, जो कि एनिमल क्रूअल्टी के खिलाफ है, आप वैसे मार के बीफ नहीं बना रहे, आपने वैसे ही थ्रू इंग्रेडिएंट्स बीफ बना दिया। तो प्रोडक्ट की इनोवेशन पे आपने शुरू किया था, लेकिन लेटर ऑन जब आप उसको सेल करेंगे, तो उसका डब्बा देखेंगे, अच्छे डिज़ाइन वाला रखेंगे, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच है, आप उसकी प्राइस मार्केट से तय करवाएंगे, आप उसकी उसकी पूरी प्रमोशन मार्केटिंग के थ्रू करेंगे, तो वो इवेंचुअली मार्केट अप्रोच आपकी लेटर ऑन आ ही जाएगी। तो ऑर्कट, फेसबुक मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच से नहीं बना था, अपनी ज़रूरत के तहत बना लिया था, बाद में वो चढ़ भी गया। लेकिन अब वो जो भी कर रहा है मार्केट को देख के कर रहा है, मार्केट को क्या चाहिए। अच्छा जी, मार्केट शेयर क्या होता है? कि अगर इस तरह की चीज़ें, आइसक्रीम्स अगर पूरे पाकिस्तान में 4 कंपनीज बेचती हैं, हर कंपनी 25% बेचती है, तो 25% मार्केट शेयर है उसका। जितने भी कंज्यूमर वो चीज़ ले रहे हैं उस टेरिटरी में, जिस टेरिटरी को आप अपनी मार्केट कह रहे हैं, वहाँ पे जितने भी कंज्यूमर्स आपकी चीज़ ले रहे हैं, तो टोटल कंज्यूमर्स में से कितने % आपकी चीज़ ले रहे हैं, मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर बढ़ना और मार्केट साइज बढ़ने में क्या फ़र्क है अरम भाई? मार्केट शेयर बढ़ने में और मार्केट साइज बढ़ने में क्या फ़र्क है? 100 लोग खरीदते हैं, मेरा 20% इसमें से मार्केट शेयर, यानी 20 लोग मुझसे खरीदते हैं, मेरा मार्केट शेयर बढ़ गया। इसका क्या मतलब है? अब मुझसे 30 लोग खरीद रहे हैं और किसी और से 10 लोग कम खरीद रहे हैं। मार्केट शेयर बढ़ने का मतलब मेरा फायदा, किसी और का नुकसान। मार्केट साइज बढ़ने का क्या मतलब है? अब 100 लोग नहीं खरीद रहे, अब 200 लोग खरीद रहे हैं, मेरे भी बड़े होंगे, उसके भी बड़े होंगे। तो ये मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर की ग्रोथ में ये फर्क होता है।
ओके, मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम भी डिसाइड हो सकता है, मार्केट शेयर बाय परसेंटेज भी डिसाइड हो सकता है। तो बेसिक सी बात है। अब 5,000 गाड़ियाँ बिकती हैं इस साल, हर साल 5,000 गाड़ियाँ बिकती हैं, 3,000 मेरी बिकती हैं, 60% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार सोल्ड। 5,000 गाड़ियाँ बिकती हैं, आपकी कंपनी सारी बेचती है फॉर्च्यूनर और मेरी कंपनी सारी बेचती है मैरान। 3,000 तो मेरी बिकती हैं, 2,000 आपकी बिकती हैं। मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार सोल्ड तो मेरा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको रेवेन्यूज़ में ले जाएंगे तो फिर उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो मुख्तलिफ तरीके से मार्केट शेयर निकाला जा सकता है, यूनिट्स पे भी निकाल सकते हैं, प्राइस से भी निकाल सकते हैं। कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट में, इंडस्ट्रियल मार्केट ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट होती है प्रमोशंस के ऊपर, प्रमोशंस, एड्स। क्या लगता है आपको? इंडस्ट्रियल मार्केट प्रमोशंस पे, एड्स पे हैविली डिपेंडेंट नहीं होती। इंडस्ट्रियल मार्केट पर्सनल कनेक्शंस पे डिपेंडेंट होती है, या उसके कुछ मार्केट प्लेसेस हैं वहीं पे इनएक्ट होती है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना होता, बल्कि आपके जो रिव्यूज़ हैं ना वो ज़्यादा फोकस होते हैं। जबकि कंज्यूमर मार्केट बहुत हैविली डिपेंडेंट होती है, बहुत हैविली डिपेंडेंट होती है प्रमोशन के ऊपर कंज्यूमर मार्केट, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो इतना अवेयर नहीं होता कि वो डे टू डे अपने प्रॉफिट्स के डिसीजन ले रहा हो, वो तो अपनी कंजम्पशन को फुलफिल कर रहा है, उसको सही लग रहा हो जाए, उसको अंदाज़ा नहीं होता बाद औक़ात कि इससे अच्छी चीज़ भी कोई मिल रही थी। तो आपको अप्रोच करना पड़ता है कंज्यूमर को। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है उसको कहते हैं मास मार्केट, और एक चीज़ होती है उसको कहते हैं नीश मार्केट, निची मार्केट। ठीक है, मास मार्केट का क्या मतलब होता है? एक ऐसी चीज़ बनाना जिसके कि कंज्यूमर्स में डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के लिए हो, या सेगमेंटेड के हिसाब से नहीं बनाना। मसलन नॉर्मली साबुन हो सकता है कि मैं एक साबुन बनाऊं और सबके लिए एक ही साबुन बनाऊं, ठीक है। जैसे कि लाइफ बॉय जब शुरू में आया था, जब लाइफ बॉय शुरू में आया था तो एक साबुन था, सबके लिए था। फिर लाइफ बॉय ने मार्केट में आने के बाद देखा कि मार्केट में लोगों ने साबुन की मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है, कि एक साबुन है जो कि है जी आपका मेडिकेटेड, एक साबुन है वो है ब्यूटी सोप, एक साबुन है जो कि है बेबी सोप। तो इन्होंने कहा कि फिर हम भी एक साबुन है जो है सस्ता सोप, इकोनॉमिक सोप। लाइफ बॉय शुरू में इकोनॉमिक सोप था, लाइफ बॉय शुरू में ये एंटीबैक्टीरियल नहीं था, लाइफ बॉय वाज द चीपेस्ट सोप अवेलेबल इन द मार्केट। फिर उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया, अब वो महंगा सोप हो गया, ठीक है। इसी तरह से नॉर्मली जो डिटर्जेंट की मार्केट है उसमें मास मार्केट ही होती है। हाँ, लोगों ने उसमें प्राइस निशेस तलाश कर लिए, प्राइस सेगमेंट्स तलाश कर लिए कि मैं हायर एंड सेल करता हूँ, मैं लोअर एंड सेल करता हूँ। लेकिन वो आपका क्रिएटेड नहीं है ना, साइकोलॉजिकली क्रिएटेड सेगमेंट नहीं है वो। ब्यूटी सोप, बेबी सोप और कोई इस तरह का, तो वो एज सच वो ज्यादा साइकोलॉजिकली बेस्ड है सेगमेंट। नीश है ना, तो नीश का मतलब होता है किसी बड़ी मार्केट का एक छोटा हिस्सा जिसके के यूनिक फीचर्स हों। कुछ लोग होते हैं वो एक ही प्रोडक्ट हर तरह की सेगमेंट के लिए बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ एक ही सेगमेंट के लिए सब कुछ बना लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी बड़ी मार्केट कैप्चर पहले से की हुई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक परफ्यूम की ब्रांड है शनैल, नाम सुना होगा आपने? नहीं सुना? शनैल वैसे फैशन ब्रांड है, उसका एक काम परफ्यूम्स भी है। परफ्यूम की मार्केट में शनैल का बड़ा नाम है, बड़ा नाम उसको मानेंगे हम, इसकी एक तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो और दूसरा उसकी जो ऑफरिंग है वो बहुत सारी। एक प्रोडक्ट नहीं बेचता वो, दो प्रोडक्ट नहीं बेचता, बल्कि शनैल जो है वो एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बेचता। तो शनैल ने परफ्यूम मार्केट के अंदर क्या किया, मास मार्केट को भी कैप्चर किया हुआ है, यानी वो 3-4 ऐसी खुशबुएं निकाली हुई हैं या 8-10 ऐसी खुशबुएं निकाली हुई हैं तो जनरली ज़्यादातर लोगों को पसंद आती हैं, बहुत बिकती हैं। उसकी जो मस्कुलिन और फेमिनिन कुछ 3-4
परफ्यूम मस्कुलिन, 3-4 परफ्यूम फेमिनिन ऐसे हैं जो मास मार्केटिंग को टारगेट करते हैं। उसमें उनको पता है कि एक हमें निकालना है फ्रेश, एक निकालना है फ्रूटी, एक निकालना है गोरमॉन्ड, एक निकालना है हमें वुडी। तो ये हमें एक निकालना है आपका वो सी जो सॉल्टी होता है, सी फ्रेश। तो उन्होंने मर्दों में ये निकाल दिया, औरतों में भी इसी तरह 3-4 फ्रेग्रेंस निकाल दी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि एक खास तरह के लोग होते हैं जो खास तरह की स्पेसिफिक खुशबू पसंद करते हैं, उनके लिए भी निकालना है। तो शनेल के जो हैं वो नीश के परफ्यूम्स अलग हैं और उनकी प्राइस फिर बहुत ज़्यादा होगी। हर वो चीज़ जो नीश के लिए बनाई जाएगी उसमें पता है कि सेल्स कम होगी क्योंकि हर कोई नहीं लेगा, और ख़रीदने वाले को ही पता होगा कि मेरे हिसाब से नॉर्मली मिलेगी नहीं हर जगह पे, तो ये बेच रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे पे वो लेने के लिए तैयार होगा नीश प्रोडक्ट। जैसे कि एक ख़ास तरह का बैग होल्डर होता है जो एक ऑपरेशन के बाद आपको पहनना होता है। अब वो हर कोई तो नहीं पहनेगा ना, कंज्यूमर आइटम है। आपका बाद ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि जिसके बाद आपका यहाँ पे वो लगता है, स्टोमा बनता है, बैग लगता है, यूरिन वॉशरूम आप यहाँ से करते हैं। तो उस वो बैग लटका हुआ रहेगा, आप काम कर रहे हैं, कैसे लटकाएंगे उसको? तो उसको कहीं बांधेंगे। अब बांधेंगे तो देखने बुरा लगेगा, आपका सुसु पोटी लटकी भी जा रही है आपके साथ साथ। तो आपको ऐसा एक एक कैरियर होता है उसका कि जिसको आप अपने बांध लेते हैं, तो वो उसमें पाउच अंदर छुप जाता है। तो देख कितना मैंने स्पेसिफिक नीच कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल नीची कर दिया इसको। वो होगा कितने का? सस्ता होगा, वो बेचने वाला उसको महंगा बेचेगा क्योंकि उसको पता है कि जिसको लेना है वो लेगा ज़रूर। और इसकी मार्केट का जो मतलब ढूंढ के लेगा जिसको लेना है। तो निश मार्केट और मास मार्केट के अलग अलग एडवांटेज और नुकसान हैं। आपका क्या ख्याल है, प्रोडक्ट मास मार्केट का बनाना चाहिए या निश मार्केट का? दुनिया में जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं उनसे हमने सीखा कि प्रोडक्ट मास मार्केट का बनाकर अपने प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन करके उसको निश कर लो। जैसे कि बनाओ पानी, मास मार्केट है कोई पानी, लेकिन फिर अपने पानी को ऐसा दिखाओ कि वो लोगों की नज़र में स्पेशलाइज कोई चीज़ हो जाए। तो मास मार्केट को कवर करो और लोगों की नज़र में अपनी ब्रांड को कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर उसकी पोजीशनिंग कर दो, तो वो मास मार्केट में ही पैसे भी ज़्यादा देंगे। अगर मैंने 100 रुपये बढ़ाए अपने प्रोडक्ट में नीश मार्केट के, और मैंने 10 रुपये बढ़ाए अपने मास मार्केट के प्रोडक्ट के, वो 10 रुपये मुझे बहुत मल्टीप्लाई बाय मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आज हमारा रिव्यू का काम है, हम पढ़ने बैठ गए। अगर आप ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, ये एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, जैसे नेटफ्लिक्स का डिसीजन कि उसको क्या प्राइस चार्ज करनी है वो किस तरह से डिसाइड करता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स, आपको याद है पहले वो ज़्यादा आसान होता था कि लोग एक दूसरे से पासवर्ड ले लेते थे नेटफ्लिक्स का, अब थोड़ा सा मुश्किल किया उन्होंने। तो इस डिसीजन से उनका कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान भी है। तो वो मार्केट को स्टडी कर रहे हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें मास की तरफ जाना है या निश की तरफ जाना है। जैसे कि यूट्यूब की जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम अमेरिका में कितने का है, किसी को है अंदाज़ा? लेट्स सपोज अमेरिका में पर पर्सन वो लेट्स सपोज पड़ता है आपको 5,000 का पर मंथ, पर पर्सन या 5 वाला $14 पर मंथ पर पर्सन कितने का पड़ा बेटा? वही तकरीबन 4,500 का पड़ गया, 4,000 का पड़ गया। उन्होंने कहा कि ये वाली मार्केट तो मुझसे लेगी नहीं 4,000 में, तो इस मार्केट के लिए उन्होंने क्या किया, प्राइस को इतना रिड्यूस कर दिया कि वो परचेज कर सके। तो ये बात समझ में आ गई कि मास मार्केट क्या होती है और निश मार्केट क्या होती है। और मास मार्केट का फायदा क्या है कि आप बहुत सामान बेच सकते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि प्रोडक्ट पहले ही लोगों को चाहिए होता है, कॉमन प्रोडक्ट होता है। चावल बेचने खड़े हुए, चावल की दुकान खोल लो बस, ठीक है। तो आपको मास मार्केट प्रोडक्ट के अंदर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कम होता है, प्रोडक्ट के बिक जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क थोड़ा कम होता है। निश मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन लोगों तक पहुंचना, उसकी प्राइस पे करवा पाना, ये एक मुश्किल काम है, इसके लिए मार्केटिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसी से हम वापस आते हैं, मार्केट के सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट हो सकते हैं, ज़रा कोई नाम बता दो जल्दी जल्दी।
एक प्रोडक्ट की मार्केट के सेगमेंट्स होते हैं, यानी उसके मुख्तलिफ तरह के कंज्यूमर्स हो सकते हैं। तो किस किस तरह के नाम है ना, उसका टेक्निकल नाम है ना, इसका पढ़ा है ना वो लेवल में भी। तो मार्केट सेगमेंटेशन जियोग्राफिकली हो सकती है, मार्केट डेमोग्राफिकली हो सकती है, साइकोग्राफिकली हो सकती है। क्या क्या मतलब है इसका? ज्योग्राफिक का मतलब ये हुआ कि कराची वाले जिस तरह से कोई चीज़ खरीदेंगे, सांगड़ वाले वैसे नहीं खरीदेंगे, कोयटा वाले कुछ और तरीके से खरीदेंगे, कश्मीर वाले किसी और तरह से लेंगे, आपके पेशावर वाले अलग तरह से लेंगे, उनकी थोड़ी थोड़ी सी नीड्स चेंज होंगी ज्योग्राफिकली चेंज होने की वजह से। एक तो ज्योग्राफिकली हमारा कल्चर चेंज है, इस वजह से आप कहें चलो भाई हाँ भाई ये सिर्फ ज्योग्राफिक थोड़ी था सर, इसमें तो कल्चरल का भी था। लेकिन ऐसा भी होगा कि मैदानी इलाकों की नीड अलग होगी और पहाड़ी इलाकों की नीड अलग होगी, जस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। हो सकता है ना। तो ज्योग्राफिकल डिफरेंस होते हैं। डेमोग्राफिक का क्या मतलब होता है? डेमोग्राफिक कहते हैं किसी भी पॉपुलेशन का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें एज, जेंडर, कलर, रेस, पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी इनकम, इनकम आएगा डेमोग्राफिक्स में, क्योंकि हम इनकम को साइकोग्राफिक्स में ले जाते हैं ना। साइकोग्राफिक डिफरेंसेस होते हैं क्लास डिफरेंसेस, पुल के उस पार और पुल के इस पार। आप लोगों ने सुना है पुल के उस पार का लफ्ज? वो पुल देखा है कौन सा है? देख लीजिए, जाते हैं अक्सर वहां से। तीन तलवार से पहले जो पुल आता है, तीन तलवार देखी है? ठीक है। शेरिटन से तीन तलवार तक की तरफ जब आते हैं तो रास्ते में एक पुल आता है ना, वो पुल है जो अमेरिकन एम्बेसी पुरानी थी, वहां से तीन तलवार की तरफ जाएं तो एक पुल आता है, कातिल पुल। कातिल पुल कहता हूँ उसको। उस पर आज तक जितने एक्सीडेंट देखे हैं सबसे ज्यादा मैंने उस पर देखे, इसलिए मैं कहता हूँ उसको वो कातिल पुल है। हाँ नहीं, मैं कहता हूँ उसको असली नाम उसका वो पुल है जिसके पार क्लिफ्टन है और उसके इस पार सदर है। सदर और क्लिफ्टन की बाउंड्री। वो तो बहुत आगे चले गए, अब जिसको लेके आप तीन तलवार पे जाते हैं, पुल से नीचे उतरते हैं तीन तलवार जाती है। मैं पॉज कर लूँ वीडियो? जो क्लास डिफरेंसेस हैं वो साइकोग्राफिक में आ जाते हैं। लाइफस्टाइल डिफरेंसेस तो हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, चूँकि पुल के इस पार और पुल के उस पार। जैसे कि स्पोर्ट लविंग है ना, कुछ लोग होते हैं उनको वो ख़ास तरह की बॉटल्स भी बिक जाती हैं, उनको ज़्यादा पसंद आती हैं। वो ख़ास तरह की टी शर्ट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको ख़ास तरह के ट्राउज़र ज़्यादा पसंद आएंगे, स्पोर्टी हैं जी वो। उन कुछ ख़ास तरह की गाड़ियाँ पसंद करते हैं, उसका ताल्लुक गाड़ी की परफॉर्मेंस से नहीं होता, बस उसका स्पोर्टी लुक चाहिए उनको, लुक मैटर करता है। नहीं, अमीर होना ज़रूरी नहीं है। साइकोग्राफिक जो है ना वो साइकोलॉजिकली डिफरेंट हो जाना प्रोडक्ट के लिए। अच्छा जी, सीआरएम क्या होता है? दुनिया ने बहुत पहले ही सीख लिया था कि जितने पैसे एक नए कंज्यूमर पे खर्च करते हो उतने पैसे अगर एक पुराने कंज्यूमर पे खर्च कर लो तो ज़्यादा प्रॉफिट आता है। दुनिया ने बहुत पहले सीख लिया था कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आपकी एग्जिस्टिंग कस्टमर से आती है, अगर आप उनको रिटेन कर सको तो कस्टमर रिटेंशन वाज at least as important and sometimes more important than attracting new customers। तो इसलिए कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग सीआरएम पूरा एक गेम बना। तो आपको ये कहा गया कि नो योर कस्टमर, आप जाने कि कौन है, क्या है, कैसे करता है, क्या इनकम है, कहाँ रहता है, क्या मसाइल हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये सारी बातें। नोइंग योर कस्टमर, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसमें आप लोगों के साथ ऐसे ताल्लुक बनाते हैं कि वो आपको अच्छा समझें, उनके प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करें, उनकी कंप्लेंट्स को आप एक्सक्यूजेस ना पेश करें बल्कि ओन करें कि ठीक है हम इसको देखते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी टाइम हो गया कि ये चीज़ हमने रियलाइज़ की। तो CRM is a very widely adapted marketing strategy, customer service, customer support,
और उसी वजह से आप जो है वो सोशल मीडिया बनाते हैं, अपना लोगों को आउटरीच करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको अपनी न्यूज़ देते हैं, उनको खुश रखते हैं। सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए आपको कुछ लोग ऐसे चाहिए जो आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं कर रहे, ना प्रोडक्ट बनाने में एंगेज हैं भाई सबा, ना प्रोडक्ट बनाने में एंगेज हैं अब्दुल्ला भाई, ना प्रोडक्ट बेचने में एंगेज हैं। व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सीआरएम? आप ऐसे एम्प्लॉयज रखते हैं जो ना प्रोडक्ट बना रहे हैं ना डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई रखने के लिए, उसका डेटा जमा करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन लॉन्ग रन में उससे क्या फ़ायदा है? आपकी कस्टमर लॉयल्टी के नाम से एक चीज़ बनती है। अच्छा, कुछ बिजनेस हैं जो कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी हमारे बिजनेस में मैटर करती है, और कुछ बिजनेस हैं वो कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी कोई मैटर नहीं करती, कस्टमर एक सेकंड में प्राइस की डिफरेंस से हमें छोड़ के दूसरे पे चले जाता है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करता है, लेकिन ओवरऑल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक प्रूवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और इसको यूटिलाइज ना करना बेवकूफ़ी है। कस्टमर के साथ अच्छी डील ना करना एक बेवकूफ़ी है। ठीक है जी। अच्छा, अगला पॉइंट है इसमें मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का क्या मतलब होता है? मार्केट रिसर्च का मतलब होता है प्रोडक्ट बनाने से पहले भी मार्केट रिसर्च की जाती है, प्रोडक्ट बनाते वक्त भी मार्केट रिसर्च की जाती है, प्रोडक्ट बनाने के बाद भी मार्केट रिसर्च की जाती है। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस विच द मार्केटिंग डिपार्टमेंट कीप्स ऑन एम्प्लॉइंग। समटाइम्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये खुद करता है, कभी कभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये क्या करता है? आउटसोर्स करता है। अब मार्केट रिसर्च की एग्जांपल्स दीजिएगा कोई। ये जानना कि कौन सा ड्रिंक ज़्यादा पसंद किया जाता है, काला, पीला, नीला, वाइट या ट्रांसपेरेंट, कौन सा ड्रिंक ज़्यादा पसंद किया जाता है? अगर मैं नई ड्रिंक बनाए जा रहा हूँ तो यार मैं नेक्स्ट कोला बना रहा हूँ, उसमें मैं कौन सी पे ज़्यादा फोकस करूँ? मार्केट रिसर्च से पता चलेगा। क्या प्राइस पॉइंट है जिसपे के बिकना चाहिए? मार्केट रिसर्च से पता चलेगा। प्रोडक्ट बनाने से पहले भी मार्केट रिसर्च होगी जिसमें कि मैं जान सकूंगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। इवन मैंने प्रोडक्ट बना लिया, अभी भी मार्केट रिसर्च होगी, टेस्ट मार्केट, कि लेट्स सी कि लोग इसको कैसा महसूस करते हैं, कैसा पाते हैं, इसके लिए किस प्राइस पॉइंट तक एग्री करते हैं कि हाँ इतने का भी होगा तो मैं खरीद लूंगा, इसकी यूटिलिटी बड़ी अच्छी है। मार्केट रिसर्च। एक प्रोडक्ट बना हुआ है, चल रहा है, ऑन गोइंग है, फिर मार्केट रिसर्च। हमारे पास कितना शेयर है, किसी और के पास कितना शेयर है, मार्केट रिसर्च। फिर हम अपना मार्केट शेयर क्यों कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके पास ज़्यादा मार्केट शेयर क्यों है, मार्केट रिसर्च। हम किस प्राइस पॉइंट पे बेचें, कब बढ़ा सकते हैं, प्राइस पॉइंट बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, कहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं बेच रहे, मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च मार्केटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, किसी भी कारोबार का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक है। मार्केट रिसर्च खुद भी करते हैं लोग, और मार्केट रिसर्च मैंने कहा आउटसोर्स भी करते हैं। पाकिस्तान में कोई कंपनी पता है जो मार्केट रिसर्च करती है? दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी में से एक है एसी नीलसन। देखिए, नाम भी नहीं सुना आपने, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है मार्केट रिसर्च की, एसी नीलसन। एसी नीलसन। हमारे एक दोस्त और हैं, उनकी भी अपनी मार्केटिंग रिसर्च की कंपनी है, वो अक्सर टीवी पे आते हैं, खासतौर पे इलेक्शन के दिनों में तो आते ही हैं। अच्छा, मार्केट रिसर्च पे आते ही आपको फोन कहा जाएगा, एक चीज होती है प्राइमरी रिसर्च, एक होती है सेकेंडरी रिसर्च। क्या मतलब होता है प्राइमरी रिसर्च का? होती है। क्या मतलब होता है प्राइमरी रिसर्च का? जब डेटा आपने खुद कलेक्ट किया हो, डेटा का सोर्स आप खुद हो, आपने अपने पास डेटा जमा किया हो, चाहे अपने जर्नल से। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी रिसर्च होते हैं ना, क्या क्या होते हैं? आपके अपने सेल्स जर्नल प्राइमरी रिसर्च का सोर्स है, मार्केट से इंफॉर्मेशन ली प्राइमरी रिसर्च है, लोग कंज्यूमर से आपने फीडबैक लिया प्राइमरी रिसर्च है। डेटा जब आप खुद जनरेट कर रहे हैं, चाहे अपनी बुक्स से कर रहे हो, तो प्राइमरी रिसर्च होगी। सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है? अपनी बुक्स के डेटा को जस्ट ऐसे ही जनरेट नहीं किया, जस्ट ऐसे ही गो थ्रू कर लिया, तो वही प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी बन सकती है। सेकेंडरी रिसर्च वो है जो ऑलरेडी रिसर्च की किसी खास दायरे में बनाई जा चुकी है, उसको आप सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपकी अपनी कंपनी में बनाई जा चुकी हो पिछले साल, पिछले अरसे में, या आप इंटरनेट पे जा रहे हैं दूसरी कंपनीज की हुई भी रिसर्च देख रहे हैं, गवर्नमेंट का कलेक्टेड डेटा था। तो असल में गेम है प्राइमरी डेटा किसने कलेक्ट किया। अगर प्राइमरी डेटा आपका कलेक्टेड है तो आपने हिसाब से किया होगा,
आपकी मर्जी का कस्टमर होगा, आपके प्रोडक्ट के हवाले से बात हो रही होगी। और अगर मार्केट में पहले से कोई रिसर्च हुई भी है, उस डेटा को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी रिसर्च हो गई। उसमें डेटा कलेक्ट करने के लिए आप घर से बाहर खुद नहीं निकले, अपनी कंपनी में खुद नहीं निकले, ठीक है। तो सेकेंडरी रिसर्च से क्या फायदा है? सेकेंडरी रिसर्च से क्या फायदा है? कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, बहुत जल्दी फैसले पहुंच जाते हैं। इवन प्राइमरी रिसर्च से पहले भी सेकेंडरी रिसर्च की जाती है, ताकि ये फैसला हो सके कि किस एरिया में करनी है, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। तो कुछ ना कुछ इनिशियली पहले सेकेंडरी रिसर्च करते हैं, फिर प्राइमरी में घुसते हैं, डायरेक्ट प्राइमरी में जंप इन नहीं करते। और प्राइमरी का क्या फायदा है? आपका स्पेसिफिक मर्जी का डेटा होता है, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन कॉस्टली होती है प्राइमरी रिसर्च। तो इस पे काफ़ी सारी बातें हुई हुई हैं, इसमें बहुत सारे अल्फाज लिखे हुए हैं, ये बने हुए हैं, चार्ट्स वार्ट्स बने हुए हैं, पेज नंबर 296 पे चार्ट बना हुआ है। अब कभी आप मार्केट रिसर्च करने जाते हैं तो उसमें एक काम होता है जिसको आप कहते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? रिसर्च की दुनिया में ये बात साबित हुई, जो जिसको साबित हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, इसी सेंचुरी में साबित हुई, वरना ज़्यादातर तो साइंसेज और मेथडोलॉजीज और मैथमेटिक्स सैकड़ों साल से चल रही है। लेकिन ये रिसर्च की दुनिया का एक नई मालूमात है निस्बतन, कि एक ख़ास नंबर है जो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, कि अगर इतने लोगों के बारे में फैसला करना है तो इतने लोगों से पूछ लो, काफ़ी है। यानी अगर 10 लाख के बारे में डिसीजन लेना है तो 3000 से पूछ लो, काफ़ी है। वो 10 लाख में भी वही जवाब आएगा, जवाब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा। आपको पुश करती है कि ऑटोमेटिकली जवाब आपके वही आ रहे होते हैं, उसी परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आप पहले ये मालूम कर लेते हैं कि आपकी सबसे पहले तो जो पॉपुलेशन है उसके क्या फीचर्स हैं, उन्हीं फीचर्स वाली आप सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या पहली शर्त क्या होती है? आपका सैंपल जो है वो आपकी पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आप चाहते हैं आपके पाकिस्तान के लोगों को ये पसंद है, तो फिर आप जब सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो क्या सोचते हुए करेंगे? ऐसा हो कि वो कहला सके अपने आप को कि ये पाकिस्तान की पूरी बात हो रही है। तो उसमें बलूचिस्तान भी हो, पंजाब, तो आप पहले देखेंगे कि पाकिस्तान में सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान के ज्योग्राफिक सेगमेंट सारे उठा लें आप, मेजोरिटी। पाकिस्तान के डेमोग्राफिक सेगमेंट सारे उठा लें आप, मेजोरिटी, एज वाइज, इनकम वाइज, रेस वाइज, कल्चर वाइज। पाकिस्तान के साइकोग्राफिक सेगमेंट सारे उठा लें। इन सबको मिला के आप एक 3-3.5 हज़ार रुपए की पॉपुलेशन बना लें, और उसके ऊपर जो है वो आप डिसाइड करें कि इनसे मैंने डेटा कलेक्ट किया और ये डेटा ये कह रहा है। तो साइंटिफिकली आप ये कह सकेंगे कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज, हालांकि आपने पूरे पाकिस्तान के हर शख्स से नहीं पूछा। दिस इज व्हाट सैम्पलिंग कैन डू फॉर यू। अच्छा, दूसरा ये कि पहला तो आपका डेटा, आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इसको ट्रू होने के लिए। बात समझ में आती है? दूसरा, आपका डेटा ये बता रहा हो, इनिशियल रिसर्च से आपको पता चल जाए कि आपका जो टॉपिक है उसके बारे में आपकी पॉपुलेशन का रिस्पांस स्क्यूड नहीं है, नॉर्मल है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो सैंपल अपने पॉपुलेशन को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको अंदाज़ा हो गया कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लोगों की राय नॉर्मल है। नॉर्मल और स्क्यूड में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल का मतलब होता है कि डेटा इज नियरर टू द मिड रेंजेस। डेटा इज नियरर टू द मिड रेंजेस। ज़्यादातर लोग इसके हर चीज़ में ज़्यादातर लोग मिड रेंजेस में ही जवाब देते हैं। ठीक है, किसी जगह की कॉफ़ी का नाम बताइए, किसी कॉफ़ी का नाम बताइए, कॉफ़ी की जगह। मेलब्रू, मार्केटिंग हो गई भाई, पैसे दे देना मेलब्रू वालों। मेलब्रू की कॉफ़ी की लाइक और डिसलाइक का आप जब डेटा बनाएंगे तो डेटा ऐसा बनेगा। इसको कहते हैं नॉर्मल कर्व। कि अगर लोगों से पूछें कि आप क्या रेटिंग देते हैं, ज्यादातर लोग उसको अगर 5 में से देंगे तो 3 देंगे, ज्यादातर लोग। कुछ लोग होंगे जो 1 देंगे, कुछ लोग होंगे जो 5 देंगे। ये होता है नॉर्मल डेटा। तो अगर आपका डेटा नॉर्मल है तो फिर पॉपुलेशन से रिप्रेजेंट करना आसान है। लेकिन अगर आपका डेटा स्क्यूड है, यानी आपने रिसर्च की, आप टीएसएल की पॉपुलेशन से उसके रेटिंग ले लें आउट ऑफ 5, ज़्यादातर आपको 5 और 4.5 मिलेगी, तो ये डेटा नॉर्मल नहीं है। डेटा नॉर्मल ना होने का मतलब क्या होगा कि अब पॉपुलेशन का फैसला करने के लिए एक छोटा सैंपल काफ़ी नहीं होगा,
क्योंकि ये स्क्यूड है, कुछ पता नहीं, हो सकता है कुछ खास लोग हों, उनके साथ कोई खास ट्रीटमेंट हुई हो, इनको कुछ खास फेवर मिले हो, इसलिए ये ज़्यादातर लोग अच्छा ज़्यादा ही करें। तो अब आप श्योर नहीं हो सकते कि मेरा सैंपल साइज क्या असल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकेगा या नहीं, क्योंकि डेटा नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं है, या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी किसी बुराई बुराई ही हो रही है, अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है अभी। खैर, तो सैम्पलिंग एक टेक्निक है, और उस सैम्पलिंग टेक्निक में फ़ायदा क्या होता है कि आप बहुत थोड़ी सी लोगों से मालूम करके बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। सैम्पलिंग में मसले क्या हो सकते हैं पॉसिबली? अगर वो ट्रू पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना कर सका तो आपका डिसीजन ही गलत हो जाएगा। आपने कहा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बस ऐसा ही है, पर चलो प्रोडक्ट था बड़ा काम का, लोगों को पसंद आना था। या उल्टा कर लीजिए, एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, पी यू आर प्योर के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। पी यू आर प्योर के नाम से, पेन नहीं, वाटर डिसइंफेक्टेंट, वाटर प्योरीफायर, वाटर क्लीनर। पी यू आर प्योर के नाम से एक साशे आता था, उसको आप बाल्टी में डालें, थोड़ी देर बाल्टी चलाएं, थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद सारा कचरा नीचे बैठ जाता था, साफ पानी ऊपर आ जाता था। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट था, जब उसके ऊपर मार्केट रिसर्च हुई थी, तो मार्केट रिसर्च में पता चला था कि जिसके पास गए थे, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझाया था, लोगों ने कहा वाह यार ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। एक छोटा साशे, जैसे शैम्पू का साशे होता है, एक छोटा साशे लें और आप एक बाल्टी पानी, और वो साशे 2 रुपए का, 3 रुपए का था, ऐसे 5 रुपए का था, सस्ता साशे से, और पूरी बाल्टी पानी, तो गरीब लोगों के तो मज़े ही आ गए, इतना सस्ते में आपको पूरी बाल्टी पानी साफ बिल्कुल प्योर मिल रही है, उसमें उसमें वायरस, अपना उसमें बैक्टीरिया नहीं है, ना बैक्टीरिया है, और इम्प्योरिटीज़ भी नीचे बैठ जाती हैं, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं, ऊपर बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी होता है, उसका अपने ऊपर से भगोने से किसी चीज़ से निकाल के आप निकाल लीजिए अपने लिए। तो बहुत लोगों की मार्केट रिसर्च के मुताबिक उसको बड़ा फ़ायदा, अच्छा प्रोडक्ट था, मैसिव लेवल पे लॉन्च किया था इसको, मैसिव लेवल पे, एक से ज़्यादा मुल्कों में एक साथ, बड़ी कंपनी ने काम किया था, तो एक से ज़्यादा मुल्कों में लॉन्च किया उन्होंने एक साथ, प्योर लॉन्च हुआ था, पाकिस्तान में भी हुआ था, बिका ही नहीं, बिका ही नहीं। मार्केट रिसर्च सैंपल जो था ना, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं था मार्केट का उनका। जब वो मार्केट में आया, तो मार्केट में जो गरीब था ना, असल गरीब जिसके लिए उन्होंने लॉन्च किया था, वो 5 रुपए का साशे, उसको उसने कहा, पानी तो पहले ही गंदा था, उसमें ऐसी कोई तेज चीज डाली, उस ऐसी तेज थी जरासीम भी मर गए, तो हम पिएंगे तो क्या होगा इससे, और पानी के टेस्ट में फर्क आ भी रहा था, हल्का सा एक क्लोरीन का सा फील एक आ रहा था, तो वो एक कप पीते हुए आपको केमिकल लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था, अब पीने से लग रहा है। फिर नीचे बैठी भी जो गंदगी थी, वो देखने में उस प्रोसेस को ना और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो लोगों ने बिल्कुल नहीं लिया, फेल हो गया प्रोडक्ट। और इतना बड़े मैसिव लॉन्च किया था, और पहले प्रोडक्शन हो चुकी थी कि वो लॉन्च होने जा रहे हैं, तो मिलियंस ऑफ साशेज तैयार हुए, दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट हुए, और वो प्रोडक्ट नहीं बिका, दुनिया भर में फेल हो गया। ज़्यादातर हमारे डेवलपिंग नेशंस में सेल हुआ था, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के, तो वो नहीं चला। उसके बाद इत्तेफाक से इंडोनेशिया की सुनामी आई, अल्लाह ही करनी ऐसी हुई, इंडोनेशिया में सुनामी आई थी, और सुनामी ऐसी आई थी कि पानी चढ़ गया था पूरी ज़मीन पर, यानी आइलैंड पे पानी चढ़ गया था, तो जितने भी पानी के जो डिपोज थे, जहाँ पानी ज़ख़ीरा था, उन सब में सॉल्ट वाटर रन करके वापस गया, और जब वो पानी सुनामी का ऊपर चढ़ता है ना, तो गंदगी, मिट्टी, कचरा, गटर सब कुछ ऊपर लेके आता है वो, और जब वापस जाता है तो जहाँ जहाँ पानी स्टोर होता है वहाँ पानी रुक जाता है, और ये चला जाता है भाई साहब। तो पीछे जो पोर्टेबल वाटर था, पानी पीने का जो था, वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों को जन्म दे रहा था, बहुत बड़े पैमाने पे कॉलरा फैल गया था वहाँ पे, यानी लोग मर रहे थे पानी की बीमारियों से, पानी की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं। तो उन्होंने उस वक्त वो यूएन को डोनेट किया, यूएन ने उनसे एट कॉस्ट ले लिया कि ठीक है जी, आपके जितने ही कॉस्ट या हमें दे दीजिए। तो उनकी इतनी बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन चली, उन्होंने खूब बैज वैज लगाया अपने लोगों को ये फ्री दिया, और वाकई वो बहुत यूज़ हुआ, उसका फ़ायदा हुआ, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को फ़ायदा हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट को रीस्ट्रेटेजाइज किया, अब वो पब्लिक के लिए नहीं बनाते, अब वो इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्टली देते हैं, जो एनजीओज होती हैं, और वो किसी ऐसी जगह पे काम कर रही होती हैं जहाँ पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अफ्रीका में ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो, उस तरह का।
तो ये पूरी एक कैंपेन पूरी किस्सा से फॉल्स हुई जस्ट बिकॉज द सैंपल वाज नॉट एक्चुअली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ये देखें मैंने आपको ना जो पढ़ाया है, ये मैंने आपको हार्वर्ड की रिसर्च पढ़ा दी है, तो आप समझ लें कि आप हार्वर्ड के स्टूडेंट भी हो गए हैं। असली असली में हार्वर्ड में पढ़ाई गई थी, तो मैंने आपको पढ़ा दी। अभी नहीं पढ़ सकता था, समझ ले, पढ़ लिया आपने, ठीक है, मेरे बिहाफ पे आपने पढ़ लिया। मैंने हार्वर्ड के टीचर से पढ़ा, आपने मुझसे पढ़ लिया। वो नहीं होता वो सीना पसीना, मेरे उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद ने ये रिवायत बयान फरमाई थी। चेन ऑफ नरेशन से होता हुआ आया। खैर, तो मार्केट रिसर्च में सैम्पलिंग का की लिमिटेशन होती है। बाज़ औक़ात हम ये देख रहे हैं, अभी तो बहुत ही देख रहे हैं। एक बंदे ने कहा जी मैंने मार्केट रिसर्च की, अब पता चला कि अंडा खाना बहुत अच्छा है, अंडा खाना बहुत बुरा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत जब जाके उनकी खंगालो तो 50-50 लोगों पे रिसर्च करके जो है वो पब्लिश कर रहे हैं। तो जब सैम्पल साइज़ के साथ मजाक बना लिया उन्होंने, तो भाई फिर तो डेटा सही रिसर्च सामने नहीं आ सकेगी। और इस तरह के मसाइल हैं। सैम्पलिंग में बायस होता है। आप सोच के तो निकले थे कि हम सबसे पूछे, हमने नहीं की थी रिसर्च, हम सोच के तो निकले थे कि जाएंगे मॉल में खड़े होंगे, फिर हमने कहा कौन खड़ा हो, फिर हमने अपने ही जानने वालों से पूछ लिया। कन्वीनियंट सैंपल हो जाता है इवेंचुअली, आखिरकार वो कन्वीनियंट, जैसे ही सैंपल कन्वीनियंट हुआ वैसे ही वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा। जब वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा तो जवाब सही नहीं आया। तो डेटा कलेक्शन की रिलायबिलिटी का बड़ा मसला रहता है। लोग, बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो आप लोगों से पूछते हैं और लोग वो जवाब नहीं देना चाह रहे होते, तो वो जवाब वो नहीं आ पाता। फिर एनालिसिस के अंदर प्रॉब्लम होते हैं। आपके जो मुख्तलिफ रिजल्ट्स निकलते हैं एनालिसिस के बाद, वो बाद औक़ात उसमें गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप सैम्पलिंग करके रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के नतीजे में कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उसमें बिल्कुल ही बेसिक लेवल की इन्होंने बात बताई है आपको, बहुत ही बेसिक। हालांकि हम बात करते हैं चूंकि सैंपल पे जो लगाया है उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं पॉपुलेशन पे, तो रिग्रेशन के हायर लेवल टूल्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ही बेसिक सी बात इन्होंने बताई, वो है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। ये भी टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं रिसर्च के दौरान, प्रोबेबिलिटी स्टडीज़ के दरमियान। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है भाई साहब, मैथ्स के स्टूडेंट, मैथ्स की ए, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, क्या होता है बताएं ना, आप डिस्क्राइब करें। एवरेज तो तीनों है, मीन भी एवरेज है, मीडियन भी एवरेज है, मोड भी एवरेज है। डेटा का सेंटर पॉइंट तो आपका मीडियन है जी। सारे डेटा को सम करके जब उसको नंबर ऑफ डेटा डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो मीन होता है। और जो डेटा को आप, अगर डेटा को आप स्ट्रीमलाइन कर दें, डेटा को आप, एवरेज की तीनों ही डेफिनेशन है, अगर आप डेटा को स्ट्रीमलाइन कर दें, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में स्ट्रीमलाइन कर दें, तो उसका बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो मीडियन कहलाता है। अगर सारे डेटा को सम करके उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा कर दें तो वो मीन कहलाता है। और अगर आप ये देते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किस पॉइंट की है, किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें, तो वो मोड कहलाता है। ठीक है जी। रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है भाई, डेटा की रेंज क्या होती है, रेंज किसे कहते हैं, मुझे भी दे देना थोड़ा सा, मेरे पास भी तवज्जो आ जाए। रेंज क्या होती है डेटा की, आपकी हाईएस्ट वैल्यू, कोई भी डेटा के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो क्या थी, और डेटा के अंदर जो लोएस्ट वैल्यू थी वो क्या थी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो रेंज आ जाती है। अच्छा जी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फर्क है डेटा में जी, आपने सब पढ़ लिया था, याद है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फर्क है, आपको आपको दिन में कितनी कॉफ़ी पीनी होती है, क्वांटिटेटिव है, 1 2 3 4। आपको कॉफ़ी कितनी पसंद है, ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव को भी आप नंबर्स में ले सकते हैं। मैं इनसे कैसे इसका नंबर निकलवाता, कोई रेटिंग ले लेता ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, ठीक है, 1 से 10 पे ले लेता। अच्छा, आगे चलें।
अब हमारे आखिरी 2 चैप्टर रहते हैं, वो हैं मार्केटिंग मिक्स के। इसको हम बहुत अच्छे से तेजी से बढ़ा सकते हैं, इसलिए कि आप सुबह दोपहर शाम इसको फेस करते ही हैं। मार्केटिंग में रिसर्च भी आती है, मार्केटिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फेज भी आते हैं। मार्केटिंग में वो फेज जबकि आप मार्केट में अपने कस्टमर को टारगेट करके कुछ प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने की कोशिश करें। हम बिजनेस स्टडीज में उसको क्या कहते हैं? प्रमोशन कहते हैं। लफ्ज मार्केटिंग, जनरल पब्लिक मार्केटिंग के तौर पे कौन सा लफ्ज क्या क्या समझती है जब कहते हैं जी मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ? इसका मतलब है आप प्रमोशन में काम करो। लेकिन बिजनेस स्टडीज में हम जानते हैं कि मार्केटिंग का काम सिर्फ प्रमोशन नहीं है, मार्केटिंग तो प्राइस भी डिसाइड करती है। मार्केटिंग तो प्रोडक्ट के फीचर भी खुद डिसाइड करवाती है कि नहीं भाई ये नहीं बिकेगा मार्केट में। तो मार्केटिंग जो है प्रोडक्शन वालों से ऊपर आती है। इसीलिए तो हम जब बात करते हैं सेल करके लोगों को कन्विंस करके बेचने की, तो उसको हम बात करते हैं प्रमोशन की। अच्छा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो मुख्तलिफ डिसीजंस हैं उनको 4 हिस्सों में आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसको हम कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। कौन कौन से हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अच्छा जी, क्या मतलब हुआ? ये फैसला करना कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, उसके वो कंज्यूमर को किस तरह से, किस शेप में, किस साइज में, किस डिजाइन में पसंद है, ये बात मालूम करना, इस बात पे रिसर्च करना, इस बात को इम्प्लीमेंट करवाना, ये प्रोडक्ट है जिसके डिसीजन लिए जाएंगे। अभी हम बात करेंगे। अगर प्राइस बोलें तो उसमें क्या मसला है? प्राइस क्या है? मसलन कौन कौन सी प्राइस सेट कर सकते हैं? कंपेटिटिव रख सकते हैं प्राइस, यानी आपने कहा यार पेप्सी बेच रहा है 300 की, तुम 280 की बेच दो या 300 की बेच दो। स्किमिंग कर सकते हैं कि भाई ये बहुत, इसको ऐसे नहीं बेच देना, इसको जरा ऊपर रख के बेचना है, इसका कहीं इमेज ना बन जाए। स्किमिंग का मतलब होगा कि जरा ऊपर रख के अपने प्रोडक्ट को आप बताना चाह रहे हैं कि अच्छा वाला प्रोडक्ट है। तो अगर सस्ता बेचना शुरू कर दिया तो मसला हो जाएगा, लोगों के ध्यान में इसका इमेज नीचे आ जाएगा। स्किमिंग होती है। और क्या होती है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब आप लोगों को बता देते हैं कि है तो ये महंगा प्रोडक्ट, लेकिन न्यूली लॉन्च होने की वजह से, हम अभी नया लॉन्च हुए तो इसलिए फिलहाल हम इसको इस प्राइस पे निकाल रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट शुरू में दे देते हैं। लेकिन अब ये याद दिलाते रहते हैं कि असल में ये इतने का नहीं है, असल में ये महंगा है, ठीक है। इसी में इसी तरह से प्रमोशंस के अंदर बहुत सारी प्रमोशंस हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक है बाय वन गेट वन फ्री, एक है पॉइंट ऑफ सेल पे आपने कोई स्टिकर लगा दिए, चीज़ें लगा दी, गिफ्ट कार्ड लगा दिए, मुख्तलिफ तरह की ये। तो अब हम आगे चलते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले स्कीमिंग ही बताया था, सबसे पहले स्कीमिंग पे ही बात की थी। प्रोडक्ट के अंदर बात करें, वापस चले गए, प्राइस पे आगे चले गए थे, वापस आ गए। प्रोडक्ट पे बात करें तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बातें हैं उनमें एक बात है कि हम अपने प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस कंज्यूमर के जहन में बढ़ाना चाहते हैं और हम नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहना चाहते हैं। नए नए प्रोडक्ट्स क्यों लॉन्च करते रहना चाहते हैं? नए नए प्रोडक्ट्स क्यों लॉन्च करते रहना चाहते हैं बाजी? वो बीएस के ओ लेवल के बच्चों, हमें पता है कि प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन। एक ही बात है, बूम और ग्रोथ। शुरू में प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है उस वक्त प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अलग होती है। जब प्रोडक्ट ग्रोथ की स्टेज में होता है उस वक्त प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अलग होती है। जब प्रोडक्ट मैच्योर हो चुका होता है उस वक्त प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अलग होती है। जब प्रोडक्ट डिक्लाइन में होता है तो उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अलग होती है। सिर्फ प्राइसिंग ही नहीं, और भी बहुत कुछ। तो हमें पता है कि ऐसा होता है कि बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ डिक्लाइन में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटन वाले फोन्स, बटन वाले स्मार्टफोन जब लॉन्च हुए थे बिल्कुल नए नए, बहुत मेहनत की, जब लॉन्च हो गए, ग्रोथ हुई, ग्रोथ होके होए पीक पे चले गए, और एक वक्त आएगा कि सैचुरेट होके डिक्लाइन पे चले जाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, उसको पता है कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे हों जो अभी भी इंट्रोडक्शन स्टेज में हों,
क्योंकि इंट्रोडक्शन से ग्रोथ में आने में टाइम लगेगा। तो कंपनी के पास बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि आज जबकि मेरे पास कोई प्रोडक्ट अपनी ग्रोथ या मैच्योरिटी स्टेज में आ गया है, तो जो प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे होता है उसको मैं कैश काउ कहता हूं। इससे मैंने मिल्क करना है अपना सारा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को मैं खाऊं नहीं, बल्कि अपने कुछ प्रोडक्ट मजीद लॉन्च करवा दूं जो कि इंट्रोडक्शन स्टेज में हो। जब तक ये डिक्लाइन में जाएगा तब तक वो ग्रोथ में आ जाएंगे। तो यूं एक के बाद, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट डिक्लाइन में जाए, बल्कि हमें पता है कि जब प्रोडक्ट अपनी मैच्योरिटी पे आ जाता है तो एक और स्ट्रेटेजी है जिसको हम कौन सी स्ट्रेटेजी कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी, कि मैं इसको डिक्लाइन के पर ले जाने के बजाय मार्केट एक्सपेंशन में चले जाऊं। पहले मैंने एक साबुन बनाया था, सब लोग ले रहे थे, साबुन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ, कंपेटिटर आ गए, मेरी ग्रोथ कम हो गई। मैंने कहा ब्यूटी सोप, मार्केट ही बड़ी कर दी, मार्केट ही अलग कर दी, या तो सेगमेंट कर दिया मार्केट को, या मैंने कहा अफगानिस्तान, अब डबल हो गई मार्केट मेरी। तो या तो मार्केट के साइज को मैंने एक्सपेंड कर दिया, या मैंने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, या मैंने अपने सेगमेंट को नया बना लिया। तो यूं मैंने अपनी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को एक्सटेंड कर दिया। अभी मैंने तेजी से बहुत सारी बातें बता दी, ये सारी सवालों में इस्तेमाल होंगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को 2-3 बातें हैं जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये ध्यान में रखते हैं कि जब प्रोडक्ट हमारा मैच्योर हो रहा है तो पीछे से कोई और प्रोडक्ट भी इंट्रोडक्शन में हो, ताकि अगर हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी के बावजूद कामयाब ना हो सके और डिक्लाइन पे ही चला जाए तो पीछे से कुछ और भी डेवलप हो चुका हो। और ज़ाहिर है आंखें बंद करके वो डेवलप किया नहीं होगा, उसको हमने पूरी मार्केट रिसर्च करके और सामने लेके आए होंगे। और लेकिन साथ साथ हम ये कोशिश करते रहते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन में जा रहा हो वो डिक्लाइन के जाने के बजाय एक्सटेंड हो जाए, उसकी ग्रोथ या उसकी मैच्योरिटी एक्सटेंड हो जाए। उस एक्सटेंशन के लिए हम मुख्तलिफ तरीके यूज़ करते हैं। उसमें एक तरीका प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी है, प्राइस ऊपर नीचे करके तो कोशिश करते हैं चीज़ ज़्यादा अच्छी बिक जाए। एक चीज़ मशहूर है मार्केट में, 1 लाख की बिकती है, 1 लाख की मिलती है, आप देख रहे हैं बिकना कम हो रही है, आपने उसको 80,000 कर दिया, मार्केट में उसकी एक थी वैल्यू तो 80,000 पे अचानक से फिर बिकनी शुरू हो गई। बाद औक़ात आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग करते हैं। आप जो है वो रीपोजिशन कर लेते हैं, लोगों के ध्यान में अपने प्रोडक्ट को डिफरेंटली रीमार्केट करते हैं। आप प्रोडक्ट को जो है वो नई मार्केट तलाश कर लेते हैं, उसके लिए आप प्रोडक्ट का कोई ऐसा वर्जन ले आते हैं जो कि क्या फलाने प्लेयर से एसोसिएट कर दिया आपने, फिर एक्सटेंड हो गई थोड़ी सी, आपने किसी सेलिब्रिटी से उसको रिलेट कर दिया, किसी कॉज से कर दिया, किसी सिचुएशन से रिलेट कर दिया। तो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज हैं। तो हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कंज्यूमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होते रहेंगे, तो हमें भी अपने प्रोडक्ट्स की लाइन को थोड़ा थोड़ा चेंज देखते रहना चाहिए। उसमें हम प्रोडक्ट को नए नए इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोडक्ट हमारा चल पड़ेगा उस पर कंपटीशन बहुत आ जाएगा, तो हमें अगला प्रोडक्ट भी ऐसा लॉन्च करना है जो कि हमें मजीद ब्लू ओशन में ले जाए। तो यूँ मैंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। वो क्या होती है? ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी कहने को बहुत आसान है, इतना आसान काम नहीं है। ऐसी दुनिया में रहना जहाँ कंपेटिटर ना हो और ब्लू ओशन टू ब्लू ओशन ट्रेवल करना। मैंने एक ऐसी चीज़ लॉन्च की इसमें कंपेटिटर नहीं थे, आने लगे उससे पहले मैं दूसरी ऐसी चीज़ लॉन्च हो गई, इससे कंपेटिटर नहीं थे, उसमें कंपटीशन आने लगा, उससे बाद मैंने तीसरी ऐसी चीज़ लॉन्च कर दी, इसमें कंपेटिटर नहीं थे। तो ब्लू ओशन टू ब्लू ओशन टू ब्लू ओशन मूव करना एक बड़ी ही आइडियलिस्टिक सी सिचुएशन है। इसको बाकायदा लेकिन कोच किया जाता है लोगों को, जो हायर एंड पे हायर लेवल पे डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको कोच किया जाता है, उनके मेंटोर्स होते हैं जो उनको ये समझाते हैं और इस पर उनको कोच करते हैं कि आप किस तरह ऐसा पॉसिबल है कि आप ब्लू ओशन टू ब्लू ओशन टू ब्लू ओशन टू ब्लू ओशन मूव करेंगे। ठीक है, और इसमें फॉर एग्जांपल ऑथर्स के साथ ऐसा होता है, ऑथर्स में ये स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है, क्योंकि एक ऑथर जिसकी मल्टी मिलियन किताबें बिक गई, अब वो हो गया एक एलीट ऑथर। उसने जिस जगह पे मल्टी मिलियन किताबें बेची थी, अब उस जगह उसी तरह के जॉनरा में और किताबें आ जाएंगी और बहुत सारे लोग उसको बनाना शुरू कर देंगे। तो उससे पहले आपको सोच लेना है कि मेरा नेक्स्ट जॉनरा कुछ और होना चाहिए, जहाँ पे कि मैं फिर ब्लू ओशन में खड़ा हूँ और मेरा कंपटीटर कोई ना हो, फिर वो मल्टी मिलियन बिकेंगी। अब उसके बाद आपको तीसरी जगह लैंड करना है। तो ये क्रिएटिव एरियाज में ये स्ट्रेटेजी देखने को बाकायदा मिलती है। या फिर वो एक्सटेंशन दूसरे तरीकों से करते हैं, जैसे कि हैरी पॉटर आपके पास मौजूद है, हैरी पॉटर में उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 निकाली। अब उनको पता था कि यहाँ से अब ये मजीद हैरी पॉटर बुक निकालूंगी नहीं चलेगी, क्योंकि कंपटीशन में इतनी आ गई, इतने मजीद सीरीज सीक्वेंसेस आ गई। तो उन्होंने फिर वहाँ से डाइवर्ट किया मोशन पिक्चर्स के अंदर, पिक्चर्स निकाल दी आपकी, जो 1 2 3 4 5 6 7 पिक्चर्स आ गई, पिक्चर्स डाइल्यूट हो गई, तो मूव कर दिया का उन्होंने ड्रामा के ऊपर, थिएटर में आ गए, थिएटर को लॉन्च कर दिया, थिएटर का उनका वो हो गया, डिक्लाइन पे जाने लगा, तो वो सीरीज पे आ गए। और उसके साथ साथ उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, एक और सीरीज निकाल ली, हैरी पॉटर पे हाथ रखा
और दूसरी सीरीज निकाल ली, कौन सी, वो इनक्रेडिबल क्या क्रीचर्स एंड वेयर टू फाइंड देम, है ना, एक है ना सीरीज हैरी पॉटर की सिस्टर सीरीज, न्यूट की जो है, जिसमें डम्बलडोर भी है, फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। मूवीज ही हैं, मूवीज की सीरीज, वो हैरी पॉटर पे बेस करके उन्होंने वहां से डाइवर्सिफाई कर लिया। ठीक है, तो बहरहाल ये आपको एग्जांपल मिल गई यहाँ पे इस वजह से कि किस तरह से एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं, नए प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किए जाते हैं, ब्रांड इमेज इंप्रूव करना होता है, डाइवर्सिफाई करना होता है। आपको एक ही बास्केट में अपने सारे एग्स नहीं रखने चाहिए, आप डाइवर्सिफाई करें अपने रिस्क को, इसको कहते हैं हेजिंग। तो नया प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करते रहना चाहिए, उसकी पूरी एक लिस्ट थी जो मैंने आपको बता दी। कंज्यूमर टेस्ट चेंज होते हैं, कंपटीशन बढ़ रहा होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही होती है, आपको इंट्रोड्यूस करवानी होती है, आपको जो है वो बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हैं, आप डाइवर्सिफाई कर रहे होते हैं अपने रिस्क को, आप ब्रांड इमेज बेहतर बना रहे होते हैं, आपके पास एक्सेस कैपेसिटी पड़ी होती है, आपने बनाया होता है इतना सारा, आप उतना बुक नहीं रहा होता, आप कहते हैं इसमें कुछ और बना लो यार इसी मशीन से। उसके अलावा आप क्या करते हैं, आप अपनी यूएसपी तलाश करते हैं। यूएसपी क्या होती है, यूएसपी क्या होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जिसमें आप प्रोडक्ट को डिफ्रेंसिएशन करते हैं। आप कहते हैं मेरा प्रोडक्ट दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ है, मेरा प्रोडक्ट दूसरों से इसलिए बेहतर है। ये इसलिए करते हैं आप ताकि कि आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाए। जब आपका प्रोडक्ट जेनेरिक नहीं रहेगा तो फिर आपके प्रोडक्ट के लिए लोग ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे। और हमने पोजीशनिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होती है, नहीं, हाई प्राइस्ड लो प्राइस्ड, आप कहाँ कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, कुछ याद है? आप कंज्यूमर को के माइंड में अपने प्रोडक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बोस्टन मैट्रिक्स। कुछ याद है किसी को? बोस्टन मैट्रिक्स की दो एक्सिस हैं, मार्केट ग्रोथ, मार्केट साइज, जिसमें आप कहते हैं कैश काउ है कि मेरी डॉग है, चार है ना, चार प्रोडक्ट्स हैं, कैश काउ है, स्टार है, क्वेश्चन मार्क है और डॉग है। ए इज कैश काउ, बी इज सॉरी डॉग है, ए जहां मार्केट ग्रोथ कम हो चुकी है और मार्केट शेयर भी कम है, बी जहां मार्केट ग्रोथ हो रही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, मार्केट ग्रोथ कम है, सी जहां मार्केट ग्रोथ भी हाई है, अच्छा उल्टा है एक्चुअली ये, हाँ ये याद आया मुझे, ये गलती हो गई थी हमसे कि इधर लो है मार्केट साइज, इधर हाई है, उल्टा था ये, मार्केट शेयर इधर लो था, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, अब सही है, ए बी सी डी। सो ए इज कैश काउ, बी इज स्टार, सी इज क्वेश्चन मार्क और डी इज डॉग। अगर चाहें तो यहाँ देख लें स्क्रीन पे मेरे पास, कि अगर आप चाहें तो खोल लें यहाँ मेरे पास देख लें, ऐसा, या वैसे भी सोचे ना, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी के मार्केट शेयर लो है इधर ये हाई है, इधर ये हाई है। तो ये मैट्रिक्स मैं दोबारा बना देता हूँ, एक सेकेंड, ये देखें मैंने दोबारा बना दिया। वाई एक्सिस से मार्केट ग्रोथ है, ऊपर हाई है नीचे लो है, एक्स एक्सिस से मार्केट शेयर है, लेफ्ट पे हाई है राइट पे लो है। नॉर्मली लेफ्ट पे लो होना चाहिए, राइट पे हाई होना चाहिए, लेकिन इसी की वजह से कन्फ्यूजन होती है अक्सर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, डी फॉर डॉग, ए फॉर कैश काउ, बी फॉर स्टार एंड सी फॉर क्वेश्चन मार्क। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट शेयर तो बहुत हाई हो लेकिन अब ग्रोथ लो हो चुकी हो, जैसे कि कॉर्नेटो, मार्केट शेयर तो बहुत है लेकिन अब मजीद ग्रोथ कोई खास नहीं हो रही,
ये उनकी कैश काउ है, बिकता है, बहुत बिकता है, इसी से सारा कैश निकालते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट शेयर भी हाई हो और मार्केट ग्रोथ भी हाई हो, शेयर भी हाई हो, ग्रोथ भी हाई हो, ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं स्टार प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट शेयर लो हो लेकिन हाई ग्रोथ हो, कुछ पता नहीं है अभी आगे जाए क्या होगा, तेजी से बढ़ रहा है लेकिन शेयर कोई खास नहीं है उसका मार्केट में, अभी नया नया आया है, पहले एक बिकता था अब दो बिक रहे हैं, तो मार्केट में ग्रोथ कितनी हो गई, डबल हो गई, लेकिन टोटल दो ही बिक रहे हैं, फिर दो से चार हो गए, फिर डबल हो गई, लेकिन दो ही बिक, चार ही बिक रहे हैं। तो अभी शुरू शुरू में जब ग्रोथ बहुत तेज हो लेकिन शेयर इतना ज्यादा ना हो, तो उसको आप इतना श्योर नहीं हो सकते कि ये स्टार ही बन जाएगा, बल्कि आप कहते हैं विल वेट एंड सी, इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क होता है। और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी ना मार्केट शेयर हो ना मार्केट ग्रोथ हो, उसको हम कहते हैं डॉग। अब पता नहीं इन्होंने डॉग कैसे कह दिया, हालांकि इनकी मार्केट में, इनकी सोसाइटी में डॉग तो अच्छी चीज़ होती है, मतलब डॉग को तो पसंद करते हैं, लेकिन एक नेगेटिव टर्म डॉग के साथ कैसे एसोसिएट की इन्होंने, वल्लाह आलम। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। इसी तरह से एक और चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग, जिसमें जिसमें मैं आपको बता रहा था कि कंपनी ये फैसला करती है कि कंज्यूमर के माइंड में मैं अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पोजीशन करना चाहता हूं, हाई वैल्यू पोजीशन करना चाहता हूं, या चीप प्रोडक्ट पोजीशन करना चाहता हूं। है कोई प्रोडक्ट जो आपने कंज्यूमर के माइंड में चीप प्रोडक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया हो, ध्यान में कोई हमारी मार्केट में कोई प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के ध्यान में चीप के तौर पर प्रोड्यूस? बोनस, बोनस सर्फ देखा है, बोनस डिटर्जेंट, उसके एड में जो लोग दिखाते हैं उनका घर देखा है, खुला सहन, नॉर्मल वॉशिंग मशीन चल रही है, मसले क्या है कि मैकेनिक काम कर रहा था, कपड़े गंदे हो गए, ये मसाइल हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहा था, कपड़े गंदे हो रहे हैं, नॉर्मल कंज्यूमर के मसाइल दिखाते हैं, ऐसे जो कि गरीब हो थोड़ा सा, अपने आपको पोजीशन ही उन्होंने चीप लो प्राइस किया हुआ है। तो उन्होंने कभी कम्पीट करना भी नहीं है कि हमसे अच्छा कोई नहीं धोता, और कभी कभी दिखाते हैं तो वो साबुन से अपने आप को कम्पीट करते हैं, कपड़े धोने वाला साबुन हटाओ, बोनस ले आई ना, बोनस। ठीक है, और खुला घर है, छत कम है, एक आध कमरा है, इस तरह। और जबकि इससे जो इलीट सर्फ है वो अपने आप को शो करता है पता नहीं कौन कौन से पार्टिकल्स हैं इसमें, और बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ता है, जा रहा है, बड़े स्कूल का बच्चा गिर गया तो उसके कपड़े जो खराब हुए, स्कूल का बच्चा बड़े से स्कूल में खेल रहा था, लर्न कर रहा था, बहुत न्यू न्यू इनोवेशन कर रहा था, बहुत टेक्निक्स थी होती, और उसकी लर्निंग के रास्ते में रुकावटें, दाग तो अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी हाई एंड उसने अपने आप को प्लेस किया कि हम महंगा सर्फ है और उसमें बहुत स्पेशल पार्टिकल्स हैं। एक और सर्फ था जो कि अपने आप को पोजीशन नहीं कर सका, एक सर्फ था जो अपने आप को, एक डिटर्जेंट था जो अपने आप को पोजीशन नहीं कर सका एज अ प्रीमियम एक्सपीरियंस इनिशियली, बल्कि वो शुरू हुआ था तो थोड़ा सा एज अ चीपर अल्टरनेटिव उसने अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश की, और वहां पे वो सफर किया उसने, क्योंकि चीप में इतना इतना ज्यादा कंपटीशन था कि वो सरवाइव नहीं कर सकता था। एक डिटर्जेंट ऐसा था कि जब वो चीपर वर्जन उसका लॉन्च हुआ तो वो सरवाइव नहीं कर सका, उससे बहुत चीप तो गली में वो केमिकल वाले बेचते हैं सर्फ, खुला सर्फ। उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन करके महंगा करना चाहा, महंगे में मार्केट की गुजर गई थी, उनकी टाइम गुजर गया था ऑलरेडी। जो दो बड़े जाइंट हैं यूनिलीवर वगैरह, इन लोगों ने मार्केट पहले ही कैप्चर कर ली थी, तो इन्होंने कहा कि अच्छा चलो हम पीछे से आते हैं। इन्होंने क्या कहा, हम भी वैसे ही हैं जैसे कि ये हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, हम भी वैसे ही हैं जैसे ये, इनसे 100 रुपये सस्ते हैं। अब आप मार्केट करते रहो, मैं अपने आप को आपसे, मैंने हुक किया आपके साथ अपने आप को, और मैं अपने आप के बारे में आपसे कह रहा हूँ इनसे 100 रुपये सस्ते हैं, लेकिन सारे फीचर्स वही हैं। एक्सप्रेस तो वो अपने आप को, आप अपने कहाँ अपने आप को कंज्यूमर के माइंड में कहाँ प्लेस करना चाहते हो, एज अ एक्सपेंसिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, एज अ चीप अल्टरनेटिव, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ किया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने समझा दिया आपको, आप मुख्तलिफ स्टेजेस के प्रोडक्ट्स रखना चाहते हैं, इसमें आपका फ़ायदा है। सारे प्रोडक्ट आपके मैच्योर नहीं होंगे, कोई इंट्रोडक्शन में हो, कोई मैच्योरिटी में हो, कोई डिक्लाइन में हो, चलेगा। और मैंने आपको कहा लाइफ साइकिल एक्सटेंड होती है, इस पर चार्ट भी बने हुए हैं अच्छे 315 पे, आप वो देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने बोस्टन मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया। दूसरी बात हम करते हैं प्राइस की, तो प्राइस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्राइस की बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है।
प्राइस में सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी, नंबर 2 क्या पता होना चाहिए, आपकी कंपेटिटर की क्या प्राइस है। नंबर 3 क्या पता होना चाहिए आपको, आपके कंज्यूमर की पेएबिलिटी, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सॉरी। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीटर क्या चार्ज कर रहा है। तीसरा आपको देखना है कि आपके कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी क्या है। चौथा आपको देखना है आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ग्रोथ है, मार्केट सर्व करना है, क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव। तीसरा आपको, पांचवा आपको देना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इधर मैं प्राइस बढ़ाऊं, उधर में कंज्यूमर भाग गए सारे, ये भी तो देखना। अफोर्डेबिलिटी है लेकिन इसी प्राइस पे है बस, इससे जरा सा ऊपर दोगे, पैसे मेरे पास बहुत है लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, हो सकता है ना मेरे प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समहाउ बहुत इलास्टिक हो, तो बंदे का पैसे तो है लेकिन मेरा प्रोडक्ट जरा सा ही महंगा होगा वो नहीं लेगा, समहाउ ऐसा हो सकता है। 5 तो आपने 5 गुना बढ़ा दी ना, 1 से 5। उसकी अच्छी मिसाल ये है कि आप जाना मार्केट चले जाए, उन्होंने बताया भाई 600 रुपये की जीन्स मिल रही है, आपने एक जगह से बोला कितने की, 600 की, 600 की, 610 की, लेंगे आप उनसे, क्यों लेंगे, सारी दुकानें एक जैसी। जहाँ इलास्टिक कंपटीशन होगा वहाँ पे आप कहेंगे कि थोड़ा सा महंगा किया, छोड़ो इसको, क्यों मैं भाई 10 रुपये क्यों दूँ पर, अनलेस के डिफ्रेंसिएशन करें और इलास्टिक ना बने, तो इलास्टिसिटी इन इलास्टिसिटी पता होना जरूरी है, जरूरी है। फिर प्राइसिंग के मेथड्स मैंने बताया आपको, नंबर 1 कॉस्ट बेस्ड मेथड है, कॉस्ट बेस्ड, कॉस्ट प्लस, यार बस जो भी है ना 10% रख के बेचते हैं, आसान हो गया, कुछ फैसला सोच नहीं रहे आप, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। और कंट्रीब्यूशन कॉस्ट प्राइसिंग भी होती है कि भाई ऐसा करते हैं कि अगर मैं सारी फिक्स्ड कॉस्ट शुरू में डालने की कोशिश करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट बहुत महंगा बिकेगा, तो मैं भी खाली कंट्रीब्यूशन कॉस्ट निकाल लेता हूँ। कुछ बात याद आ रही है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो मेरी पूरी फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी लोअर करके हम इसके ऊपर डालते हैं, पूरी फिक्स कॉस्ट इस साल इससे निकालने की कोशिश नहीं करते, तो ये भी सोच सकते हैं आप। फिर आप कहते हैं कि जी मैं कंपेटिटिव प्राइसिंग करता हूँ, फिर आप कहते हैं कि मैं लॉस लीडर बन जाता हूँ। लॉस लीडर क्या होता है, कंपेटिटिव प्राइसिंग में लॉस लीडर क्या होता है, ख़त्म ना हो जाए। लॉस लीडर का मतलब होता है कि मैं कहता हूँ कि मैं इतना प्रॉफिट कमा चुका हूँ कि अब मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूँ, आपको बाहर निकालने के लिए मैं उस प्राइस से बेचूंगा जिस प्राइस से आपका बन भी नहीं रहा, आप नहीं बेच सकोगे, आपका कारोबार बंद होगा, मैं आपसे खरीद लूंगा और फिर मैं दोबारा प्राइस नॉर्मलाइज कर लूँगा। लॉस लीडर बन जाते हैं लोग। उसके अलावा आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है वो कंज्यूमर सरप्लस सारा का सारा प्रोड्यूसर अपने हिस्से में खा जाता है, कंज्यूमर का कोई सरप्लस नहीं बचता, सारा का सारा प्रोड्यूसर सरप्लस ही होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि मैं एक चीज़ बनाता हूँ, लेट सपोज मैं 10 रुपये की बनाता हूँ, 20 की बेचने का सोचा, कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा, 50 की कौन लेगा, 100 की कौन लेगा। इनको लगता है कि भाई ये अगर बहुत ही स्पेशल पेन हो ना फिर मैं 100 का ले लूँगा, तो मैं इनको कहता हूँ ये बहुत स्पेशल पेन है और ये 100 का ले लेते हैं। लेकिन 100 के मैंने बनाए हुए 10 पेन, इन्होंने एक ही लिया, मैंने कहा ये जो है ना ये 90 का ले लेगा, इसकी मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको नाम पेन थोड़ा डिफरेंट नाम से थोड़ा सा कम करके 90 का बेच दिया, ये 20 की लेती है। इसी पेन को मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया, थोड़ा सा सस्ता दिखाया और वो उनको 20 का बेच दिया, अपनी चीज़ को मुख्तलिफ प्राइस पॉइंट में। इसमें शर्त यह है कि एक मार्केट दूसरी मार्केट में अमलगमेट ना हुई भी हो किसी वजह से, जैसे कि कुछ लोग हैं जो मॉल के अलावा नहीं खरीदेंगे, उनको मैं बेचूंगा मोबाइल का केस, एक केस 1000 रुपये का बेचूंगा, कहूँगा बाय 1 गेट 1 फ्री, 1000 रुपये में बड़ा खुश हो जाएगा वो, 500 रुपये का एक केस पड़ रहा है मुझे, वही केस बाहर से 150 रुपये का मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये प्राइस डिफ्रेंसिएशन, मुझे पता है कि ये मार्केट यहाँ जाएगी नहीं, प्राइस डिफ्रेंसिएशन वहाँ नहीं हो सकेगी जहाँ मार्केट अमलगमेट होने का चांस हो, कि अभी ये यहाँ से निकलेगा वहाँ जाएगा, उसको कह लो तुम बेवकूफ़ बना रहे थे मुझे, उनसे कभी नहीं लूँगा आइंदा में, तो वहाँ से नहीं लेगा। तो प्राइस डिफ्रेंसिएशन वहाँ होती है जहाँ मार्केट की सेग्रीगेशन पॉसिबल होती है, कि मार्केट दूसरी मार्केट से नहीं मिल रही, जैसे कि नेटफ्लिक्स अमेरिका में जितने का मिलता है उससे आधे की आधे की आधे की आधे हम यहाँ पे मिलता है, लेकिन आप अमेरिका वाला पाकिस्तानी बनकर नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि लोकेशन चेंज करना अलाउ ही नहीं किया हुआ उन्होंने,
उन्होंने कहा आप इतने दिनों में, इतने महीने में, इतने साल में एक दफ़ा लोकेशन चेंज कर सकते हैं, और अगर एक दफ़ा आपने चेंज कर ली तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते, अकाउंट बैन हो जाएगा। ये गूगल की पॉलिसी है, क्योंकि गूगल देख रहा है कि मुख्तलिफ ऐप्स ने अपनी प्राइस को लोकेशन बेस्ड किया हुआ है। ठीक है, एक ऐप थी, मैं ढूंढ रहा था, दुनिया भर कह रही है प्ले स्टोर पे ऐप मौजूद है, मुझे नहीं मिल रही थी। मैंने वो लगाया, वीपीएन लगाया, प्ले स्टोर फिर भी चूंकि पाकिस्तान से एक्सेस हुआ था, पाकिस्तान सेट था प्ले स्टोर में, आप कोई भी वीपीएन लगा लें वो परचेज वही वाली करेगा जो कि पाकिस्तानी है। तो मैंने कहा अच्छा चलो भाई, मैं हूँ दुनिया के किसी और मुल्क में, तो उसने मुझे वार्न किया कि आप एक दफ़ा चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको सबूत देना पड़ेगा, पहले तो आपको वहाँ का कोई अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, वहाँ कुछ करना पड़ेगा, आपको सबूत देना पड़ेगा, फिर हम आपको चेंज कर देंगे। लेकिन ये याद रखिएगा फिर दोबारा चेंज करने के लिए इतने साल लगेंगे, आपको इतना टाइम पे आपको वेट करना पड़ेगा, फिर दोबारा चेंज नहीं होगा आपको। मैंने कहा अच्छा भाई नहीं चाहिए, बस ठीक है नहीं चाहिए। तो यूँ आपने डिस्क्रिमिनेट कर दी प्राइस कि उससे कुछ और, इससे कुछ और इससे कुछ और। भाई हाँ, मैंने दूसरा काम कर लिया था, मैंने उसको उसको उसकी वेबसाइट से ख़रीद लिया, मुझे जो चीज़ करनी थी मैंने कर लिया अपना काम, मुझे वो वेबसाइट पे मिल गया, प्ले स्टोर से नहीं गया, डायरेक्ट एपीके डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से एक और प्राइसिंग होती है डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है? एयरलाइंस करती हैं, एक जहाज से बैठा हुआ हर कस्टमर हो सकता है अलग अलग प्राइस पे वही टिकट खरीद के आया हो। नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं, सेम क्लास में भी टाइम बेस्ड डिफ्रेंसिएशन करती हैं, पहले खरीद लिया सस्ता पड़ गया, बाद में खरीद लिया। अच्छा आपने, आप समझ रहे हैं पहले खरीदा सस्ता पड़ रहा था, बाद में तो महंगा ही पड़ेगा, आखिर में फ्लाइट बुक ही नहीं थी, तो फिर प्राइस गिर सकती है। तो वो प्राइस की रेंज देखते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरी प्राइस, मेरी सीट ज़्यादा से ज़्यादा कितने की आज बिक सकती है। तो अगर उनको लगता है कि मेरे पास ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा है कि इस टाइम पे ज़्यादा लोग आ जाएंगे और ख़रीद लेंगे, तो प्राइस हाई रखते हैं, और ऐसा ऐसा प्राइस, अगर उनको लगता है कि अब कंज्यूमर नहीं आ रहा तो गिरा देते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है। और कुछ प्राइस वो लो करते हैं बिल्कुल शुरू में, 2 महीने पहले सीट परचेज कर लो, सस्ती पड़ेगी। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जो कि एक ही चीज़ की प्राइस ऊपर नीचे होती है, कंज्यूमर भी ओके है उससे कि हाँ ठीक है ऐसा होता है। सिनेमा की टिकट्स हैं, प्रीमियर की टिकट्स जो हैं वो महंगी मिलती हैं, उसके बाद वो थोड़ी सस्ती हो जाती हैं। तो ये डायनेमिक प्राइसिंग भी होती है, और इसी तरह से एक ही जहाज़ में जाने वाले थोड़े थोड़े डिफरेंस से ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि आपने इकॉनमी, फिर इकॉनमी प्लस, फिर बिजनेस क्लास। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है मैंने बता दिया अभी आप लोगों को। स्किमिंग क्या होती है मैंने बता दिया। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है? किसी चीज़ की प्राइस बिला वजह लोगों को ऐसा दिखाने के लिए कि मैंने बहुत कम कर दिया है, कुछ थोड़ा सा 0.99 जो करते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। 55.99, 59.99, ठीक है जी। और अब बात करते हैं हम अपनी आखिरी प्लेस और प्रमोशन की। प्रमोशन में बात करें तो होती है, अच्छा इसमें प्लेस भी है ना, हाँ। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन आता है वो जिसको आप नॉर्मल लोग मार्केटिंग समझते हैं। प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एडवर्टाइजिंग शामिल है, सेल्स शामिल है, और डिजिटल प्रमोशन है, पैकेजिंग है, 4 चीज़ें हैं, ब्रांडिंग है। तो पहली बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है भाई? कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में मालूमात देना। मालूमात देने के 2 तरीके होते हैं, सिर्फ मालूमात दे दें या परसुएसिव मालूमात दे दें। बहुत कम लोग ही होंगे जब उनको ये मौका मिलेगा कि मुझे एक जगह मिल रही है जहाँ मैं कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में। मैं कोई लीफलेट, कोई ब्रोशर है जो बता रहा हूँ कस्टमर को कि चीज़ मौजूद है, और मैं उसको परसुएसिव ना बनाऊँ, ऐसा क्यों होता होगा?
इल्ला ये कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि मुझे परसुएसिव नहीं बनाना किसी वजह से, वरना अगर मैं यही बता रहा हूँ कि कल हमारे स्कूल में एक पार्टी है तो मैं उसका ब्रोशर अच्छा बनाऊंगा ना, कि लोगों को अच्छा लगे, देखने में अट्रैक्टिव लगे। मैं क्यों कोई चीज़ खराब देखने में बनाऊंगा, जस्ट प्लेन टेक्स्ट क्यों लिख के भेजूंगा किसी को। इल्ला ये कि मेरा मकसद एक्सक्लूसिवली ये हो कि मैं प्रमोट करने के लिए परसुएड नहीं करना चाह रहा, सिर्फ इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ। जैसे कि ऑबिचुअरी है ना, ऑबिचुअरी को मैं, ऑबिचुअरी समझते हैं ना, कोई मर गया तो उसकी याददाश्त में आप कहते हैं कि बड़ा हमें अफसोस हुआ जी, फलाने साहब मर गए हैं, तो अखबार में आप छापते हैं ऑबिचुअरी, तो उसको आप परसुएसिव नहीं मनाते, ठीक है। तो परसुएसिव एड ज़्यादातर होते हैं। अब ऐड करने की जगह एक चीज़ होती है जो कि होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का क्या काम होता है, जहाँ जहाँ ऐड आप लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, उन उन लोगों से उनका डील होती है। कहाँ का एडवर्टाइज कर सकते हैं ज़रा, बिलबोर्ड्स, जल्दी बोलो ना भाई, बिलबोर्ड्स, टेलीविजन, टेलीविजन में भी कितनी कितनी किस्में हो गई, केबल टेलीविजन, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, आपके सैटेलाइट टेलीविजन, आपके नेशनल टेलीविजन, बहुत सारे टेलीविजन के ऑप्शंस हैं, चैनल्स हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एक लोकेशन है जहाँ पे के एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपको अलाउ करेगी आप कर दें। बिलबोर्ड्स हो गए, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में छोटे एड्स, बड़े एड्स, मैगजीन्स, और अब आप आ गए डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग में आ गए सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की भी किस्में, वीडियो प्लेटफॉर्म्स, फिर आपकी वो ब्रांड रिकमेंडेशंस, आपके सेलिब्रिटी एसोसिएशंस, ये भी मार्केटिंग एजेंसी करेगी। आपने कहा यार ये बड़े मशहूर हो रहे हैं जब्बार भाई, बहुत मशहूर आदमी है, मुझे इनके मुंह से सुनवा दो कि भाई हमारी ब्रांड यूज़ करते हैं ये, तो ये ब्रांड एसोसिएशन आप किसी सेलिब्रिटी के साथ, ये भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी करके देगी आप। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रमोशन के लिए एक वन स्टॉप शॉप है, जहाँ से आप ऐड बनवा लें, ऐड प्रिंट करवा लें, आप वहाँ ले जाएं, अखबार में ले जाएं, टीवी पे ले जाएं, यूट्यूब पे ले जाएं। अब जैसे आजकल की एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज जो हैं वो पहले यूट्यूब या डिजिटल डायरेक्टेड ऐड बनाती हैं, उसको एडजस्ट करती हैं कैंपेन को टेलीविजन के ऊपर। पहले क्या होता था, पहले होता था कि टेलीविजन कैंपेन बनती थी, उस कैंपेन से रिलेट करते हुए कहीं किसी जगह पे वो चल गया टैग, कहीं कोई बैनर लगा हुआ है वेबसाइट पे, कहीं यूट्यूब पे एक थोड़ा सा चल गया टिक 5 सेकंड का, 7 सेकंड का, उस एडवर्टाइजिंग कैंपेन का रिमाइंडर जो असल में कहाँ चला था, टीवी पे चला। लेकिन अब बहुत सी डिजिटल एजेंसीज जो हैं वो कहती हैं पहले यूट्यूब पे चलेगा, उसका रिमाइंडर हम टीवी पे भेजेंगे। ठीक है, ये भी अब हो रहा है। जैसे कि वो पेप्सी का ऐड है तो पहले टीवी पे चला, कमाल है यार, तो फिर वो यूट्यूब पे भी उसके छोटे छोटे से रिमाइंडर्स, उसी ऐड के छोटे वर्जन आ रहे हैं। लेकिन अब बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स के हैं जिनकी की मार्केटिंग पहले डिजिटल हो रही है, बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रही है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम जो है वो इन सबको हैंडल करना, डेवलप करना। एडवर्टाइजिंग के मेथड्स में प्रिंट है, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजिंग है, गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग है, स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजिंग है, और डिजिटल एडवर्टाइजिंग है। ज़रा नाम जल्दी जल्दी बता दें कौन कौन से हैं। प्रिंट एडवर्टाइजिंग समझते हैं, अखबार में, मैगजीन्स में। ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग समझते हैं, टीवी, केबल। आउटडोर एडवर्टाइजिंग समझते हैं, दीवारों पे, बिलबोर्ड्स पे। प्रोडक्ट प्लेसमेंट समझते हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं, आयरन मैन है, उसने आपने पेप्सी पकड़ी हुई है, पी रहा है, आयरन मैन ने टीवी ऑन किया, सुन ले भाई सुन ले, आपस में नहीं डिस्कस करें। आयरन मैन ने टीवी ऑन किया, टीवी सैमसंग का था, आयरन मैन ने उसको हाथ उठाया, आपने कहा सिरी प्लीज सर्च दिस, सिरी बोल दिया आपने, आपने प्रमोशन कर दिया। हाँ हाँ, सब करते हैं। और अगर वो बल्कि बाकायदा अप्रोच करते हैं, देखो भाई फोन इस्तेमाल होगा मेरे एक सीन में, किसी को कराना है, किसी ने नहीं कराया ना अगर, तो फोन का नाम पीछे से ब्लर कर देंगे, भाई कर जाने तो, जो असल में यूज करे तो उसको होने तो प्रमोट, नहीं पैसे लेंगे, वरना तो उसका ब्लर कर देंगे नाम। तो अच्छा, उसके अलावा आप कोई क्रिएटिव वे यूज करें,
जिसमें कि आपकी कॉस्ट कम खर्च हो, सस्ते लोग, यंग जनरेशन उनके वर्ड ऑफ माउथ से, उनकी किसी कंपटीशन से अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हो, तो एक गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग होती है। जैसे कि अनकन्वेंशनल वे में आपने कहा कि दीवारों पे पेंट बनाने का कंपटीशन है, होता है ना, ग्राफिटी जो होता है उसका कंपटीशन करा दें। आपने लोगों से इजाज़त ले ली कि आपकी दीवार पे आपकी दीवार पे आपकी दीवार बनाना, उन्होंने कहा ठीक है जी, अब ग्राफिटी कंपटीशन हो रहा है, आपका प्रोडक्ट मशहूर हो रहा है, अनकन्वेंशनल है। तो ये ब्रांड लॉयल्टी बनाने के लिए करते हैं लोग। स्पॉन्सरशिप्स क्या होती हैं? ये प्रोग्राम हमने स्पॉन्सर किया है, अच्छे प्रोग्राम्स को आप स्पॉन्सर कर दें, आपका नाम आ रहा होता है। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, नेल्सन वाले जो हैं शायद हमें स्पॉन्सर करें, वो जो हमारा आर्ट कंपटीशन था उसको, नेल्सन पेंट्स। किसी अच्छे इवेंट के ऊपर आपने कहा कि हमने इसके पैसे दिए, तो आपकी वाह हो जाती है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग तो आप समझ ही गए, कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, बात करते वक्त क्या क्या बातें रखेंगे आप, कॉस्ट देखनी पड़ेगी आपको, उस मेथड की रीच देखनी पड़ेगी कि आपके प्रोडक्ट के कंज्यूमर कहाँ बैठे हैं। आप बेच रहे हैं गेमिंग माउस, तो आप कहाँ बेचेंगे? अखबार में? अखबार में बेचेंगे गेमिंग माउस? नहीं बेचेंगे। टीवी पे लगाएंगे ऐड गेमिंग माउस का? कहाँ बेचेंगे? उसकी एडवर्टाइजिंग सिलेक्शन कहाँ करेंगे, क्या करेंगे? मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विस, उसमें भी आपके पास चॉइस होगी किनको बेचना है। फेसबुक पे ऐड लगाते हुए वो पूछता है कि किस एज ग्रुप को बेचना है, तो आप देखेंगे कि यार ये 12 से 25 के बीच में लोगों को बेचो। यूट्यूब पे वो पूछता है किस तरह के इंटरेस्ट के लिए देखने वाले वीडियोस वालों को आपका ऐड दिखाना है, आप चॉइस कर सकते हैं, तो मुझे इस तरह के लोगों को ये ऐड दिखाना है, उनकी ये लोकेशन होनी चाहिए, उनकी ये डेमोग्राफिक्स और साइकोग्राफिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चॉइसेस हैं। लीगल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं एडवर्टाइजिंग में, आप देखते हैं कि यार ये यहाँ पे ऐड नहीं चलाना, ये बड़ा मसला हो जाएगा, इन लोगों को प्रॉब्लम होता है। एडवर्टाइजिंग के अलावा प्रमोशन के और कोई मेथड होते हैं? फटाफट बता दो भाई, ओ भाई बाजी, एडवर्टाइजिंग के अलावा प्रमोशन का और कोई मेथड है? अभी बताया था ना आप लोगों ने, दोबारा बता दो फटाफट। बाय वन गेट वन फ्री, कूपन, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले क्या होता है? जहाँ पे आप कैश पेमेंट करते हैं वहां पे डिस्प्ले लगा दें चीजें, तो उस वक्त सबसे ज्यादा चांस होता है कि बंदा उठा ही लेगा। या स्टोर प्लेसमेंट, स्टोर प्लेसमेंट समझते हैं? प्राइम लोकेशन पे प्लेस करवा लें अपना प्रोडक्ट, उसके पैसे ज्यादा दे दें। लॉयल्टी प्रोग्राम्स, जैसे कि रूश को कॉफी का लॉयल्टी प्रोग्राम मिलता है, उससे उन्होंने उसको का 4 खरीदोगी तो 5वीं पे 40% ऑफ, 4 खरीद ली उस चक्कर, एक भी नहीं बिगड़ी थी उनकी। हाँ, उसके अलावा आप डायरेक्ट प्रमोशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, मेलिंग है, ईमेलिंग है, टेली मार्केटिंग है, पर्सनल सेलिंग है। टेली मार्केटिंग से किसी ने कभी कोई चीज बेची है या खरीदी है टेली मार्केटियर की वजह से? टेली का मतलब टेली, वन ऑन वन टला है। अच्छा मार्केटियर नहीं मिला कभी आपको? और फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग तो मैंने अच्छी तरह डिस्कस कर ही ली। उसके अलावा मार्केटिंग में अब एक और काम हो रहा है, एसईओ। एसईओ क्या होता है आरम भाई? हाँ, होता क्या है? तो लफ्ज का सबको पता है एसईओ क्या होता है, करना क्या होता है उसमें? जब आप ये टाइप करते हैं स्टेपलर, तो कितनी कंपनियां स्टेपलर बनाती हैं? 5000 कंपनियां। उसमें आपका नंबर कौन सा है? सर्च इंजन अपने रूल्स बताए हुए हैं सर्च इंजन ने कि मैं किसको पहले प्लेस करूंगा, जिसपे ज्यादा लोग पहुंचे हुए होंगे, जिसको ज्यादा लोगों ने क्लिक किया होगा, जिसके ऊपर लोगों ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया होगा, उस वेबसाइट को मैं पहले प्रेजेंट करूंगा। तो कुछ ऐसा हो जिसमें ज्यादा कीवर्ड मैच हो रहे होंगे, कुछ ऐसा हो कि आपकी वेबसाइट ज्यादा हिट होना शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली वो सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ज्यादा आएगी। आसान करके बता रहा हूँ, और भी रूल्स होते हैं इसके। तो कुछ लोग हैं जो आपकी वेबसाइट को इस नजर से देख के कहते हैं कि हम आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर देते हैं कि जब सर्च होगा इस कीवर्ड पे तो आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी, ठीक है। ये भी मार्केटिंग का ही, प्रमोशन का एक तरीका है। डिजिटल प्रमोशन के क्या फायदे हैं, डिजिटल प्रमोशन की क्या लिमिटेशंस हैं, ये आप वैसे भी बता सकते हैं। अब सवाल है पैकेजिंग का, और फिर हमारा आज का टॉपिक खत्म। पैकेजिंग क्या होती है भाई? पैकेजिंग का क्या रोल होता है? रोल प्रोटेक्ट करता है, और क्या करता है? पैकेजिंग खुद एक एडवर्टाइजमेंट है।
आपका इतनी सारी जगह मौजूद है, उस पर आप कुछ लिख के छापें। पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। पैकेजिंग ऐसा होता है कि जिसमें कि बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सके, ब्रांड इमेज क्रिएट करता है। चलो ओ लेवल से कुछ तो फायदा हुआ बच्चों को। हाँ, प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, गिव इंफॉर्मेशन, सपोर्ट ब्रांड इमेज और मेक प्रोडक्ट इट अट्रैक्टिव। अब सवाल है ब्रांडिंग का क्या काम है, ब्रांडिंग का क्या काम है, ब्रांड का क्या काम है। ब्रांड बड़ी होती है तो ब्रांड होती है, छोटी होती है ब्रांड होती है। जी, ब्रांडिंग का क्या काम है यार? एक लाइन है बस, एक लाइन का जवाब है। ब्रांडिंग से क्या होता है? कस्टमर रिटेंशन और लॉयल्टी का फायदा होता है ब्रांडिंग का। कस्टमर लॉयल्टी और रिटेंशन का फायदा है ब्रांडिंग में। अगर आपका इमेज लोगों की आंखों के सामने बार बार रहेगा तो वो उसको रिकग्नाइज करेंगे, उसको लेके रखने में वो, और खासतौर पे ऐसी जगहों पे रहेगा कि यार ये कितने ज़बरदस्त सेलिब्रिटी है, इसके साथ ब्रांड मेरा एसोसिएटेड है, ब्रांडिंग मुझे हेल्प करेगी। ये कितना कामयाब शख्स है, इसके साथ एसोसिएटेड है, ब्रांडिंग मुझे हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेस, वेयर टू सेल, वेयर टू प्रोड्यूस। वेयर टू प्रोड्यूस में क्या क्या फैसले करने पड़ेंगे आपको, करने चाहिए? भाई आप इनसे पूछते हैं ना, ये बेचारे ओ लेवल में नहीं थे तो उससे पूछते हैं। कहाँ प्रोडक्शन करनी चाहिए? प्रोडक्शन कहाँ पढ़नी चाहिए? इतनी देर से बोल रहा हूँ ना तो वो हो जाता है। प्रोडक्शन कहाँ करनी चाहिए भाई? आपके पास चॉइस है, आप अपना बनाने जा रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो कहाँ लगाएंगे फैक्ट्री? ओके, हाँ खुल के करेंगे ना, इलीगल काम थोड़ी कर रहे हैं, छुपी जगह पे लगाएंगे। ओके, स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या देखेंगे? सोचिए, थोड़ी देर में आ जाएगा। चलें, पॉपुलेशन से जो ऐसी जगह जहाँ पे कि लोग उससे डिस्टर्ब हो, तकलीफ में, वहाँ से दूर रहें। और लेकिन फैक्टर्स तो वही कॉमन है ना। और खुली भी हो गई, बड़ी भी हो गई। और देखें यूटिलिटीज हैं या नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है बिजली वहाँ पे है कि नहीं है, और किस रेट पे मिलती है। रेट टू इलाके इलाके में रेट का डिफरेंस होता है बिजली का। पंजाब में कुछ और रेट है, कराची में कुछ और रेट है। पानी है कि नहीं है, यूटिलिटीज में सारी चीज़ें आ गई। फिर लेबर अवेलेबिलिटी कैसी है उस इलाके की। आपने खोल लिया डिफेंस में फैक्ट्री, डिफेंस में आपने घर तो ले लिया, पेंट कराने जाओ डिफेंस में। इसलिए डिफेंस क्या कहता है कि मेरे बराबर में एक ऐसी कच्ची आबादी होनी चाहिए। आप देखें कि पॉश तरीन इलाका होगा ना, उसके आसपास जरूर कोई कच्ची आबादी होगी। आप गौर करें, मासी कहाँ से आएगी? मासी कहाँ से आएगी? पेंट करने वाला कहाँ से आएगा? जमादार कहाँ से आएगा? तो वो इसको प्रमोट करते हैं कि आसपास कोई एक सस्ती आबादी भी हो और बाउंड्री से बाहर हो वो। ये हमारा डिफेंस है। ये नीलम कॉलोनी, भुट्टो कॉलोनी, चलो भाई बंद कर देते, वहां भी कोई बड़े बड़े मॉल बना ले, बड़े प्लाजा बना लेते। नहीं नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे गरीब रहे। क्योंकि अगर गरीब आएगा कोरंगी और औरंगी से निकल के, तो ट्रैवलिंग इतना खर्चा होगा, हमसे मांगेगा लाओ किराया दो। तो हमारी पॉश इलाके के करीब भी एक गरीब आबादी होनी चाहिए, ताकि हमें हमारा लेबर मिल जाए, पेंट करने वाला मिल जाए, हमारा जो है वो मिस्त्री मिल जाए, हमारा मजदूर मिल जाए, हमारी मासी मिल जाए, कुक मिल जाए। ठीक है, तो ये देखेंगे कि लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, डिसीजन अबाउट वेयर टू प्रोड्यूस में। ये देखेंगे कि मेरे पास मेरे और सप्लायर करीब में मिल जाए। जैसे कि मैं लेदर का काम कर रहा हूँ, तो लेदर का कोई सप्लायर करीब में हो तो अच्छा है, मेरा फासला बचेगा। या ये देखेंगे कि मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के जाता है वो यहाँ से कितनी दूर है, पता चला पहुंचाने में ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि आप कंसिडर करेंगे वेयर टू प्रोड्यूस में। वेयर टू सेल में भी बहुत फैसले करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर टू सेल में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आपका कस्टमर वहाँ पे है कि नहीं है। अगर आप सेलिंग डिसीजन करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कस्टमर है कि नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन है कि नहीं है। ज़्यादा कंपटीशन चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता? चाहिए होता है। नॉर्मली आपको ऐसी जगह बेचना चाहते हैं आप आमतौर पे
जबकि आप जहाँ पे कि उस चीज़ के लेने वाले और भी आते हो। तो आप देखें कि मॉल के अंदर इसीलिए लोग दुकान खोलना चाहते हैं कि वहाँ पे कपड़ा खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं, फिर मैं देख लूंगा कि मेरा कपड़ा कैसे बिकेगा। पहले आए कपड़ा खरीदें तो कोई आए। अब मैंने एक जगह दुकान खोल ली, वहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, तो जे डॉट कहीं अकेली खुली भी देखिए आप, नहीं मिलेगी आप, कहीं ना कहीं वो बंच में ही ग्रुप हुई भी होगी। तो चाहते हैं कि एक ऐसी जगह बेचें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो कि नेसेसिटीज़ हैं, कस्टमर को लेनी ही लेनी है। वहाँ पे आप देखते हैं कि ये तो नेसेसिटी है, ब्रांड ऐसी नहीं है, बल्कि ये चीज़ें लोगों की ज़रूरत की हैं। तो अगर इस इलाके में ये बेचने वाला कोई नहीं है तो ये मैं बेच देता हूँ। नेसेसिटीज़ को आप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे स्केट्स, जिस पार्क में स्केटिंग होती है उस पार्क में स्केट्स नेसेसिटी हैं। किराए पे दें या बेचें। अब अगर मैं वहां जाके स्केट बेचता हूँ जहाँ पे कि बाकी लोग भी स्केट बेच रहे हैं, वहां पे से ज़्यादा अच्छे यहाँ बिक रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं बेच रहा, इस इलाके में कोई स्केट नहीं बेच रहा। तो उरूज के पार्क में एक भाई साहब स्केट बेचते हैं और वो बेचते हैं 5,000 के। वो स्केट ले जाके आप बाहर से खरीदेंगे तो 2,000 के मिल जाएंगे आप, लेकिन फिर भी हम उन्हीं से खरीदेंगे, क्योंकि अब वहाँ कौन जाए, वो मार्केट कौन जाए वहाँ भी। बच्चे को यहाँ स्केटिंग करनी, मैं यहाँ रोज आ रहा हूँ, रोज आ रहा हूँ, बच्चा रोज देख रहा है, चमचमाते हुए रखे उन्हें साफ करके, ये दिला दें, अब वो दिला दें, अब वो दिला दें। रोज कहता हूँ बेटा मैं वहां जाऊंगा ना, वहां से सदर में खोड़ी गार्डन में मिलते हैं बेटा, लाइट हाउस पे बहुत अच्छे स्केट मिलते हैं, अब्बू दिला दें, आपने वादा किया था। तो वो यहाँ पे सेल्स वहां पे खड़ी कर देना अपनी दुकान जहाँ पे कोई और नहीं है, कुछ फायदा दे दिया। दूध की दुकान है जहाँ पे कोई और दुकान नहीं है, वहाँ पे खड़ी कर देने में फायदा है, क्योंकि वो नेसेसिटी है। उस इलाके के लोग कहेंगे करीब में मिल गया, अच्छा यहीं से मंगा लो, फिर घर पे लगा लेते हैं। तो ग्रॉसरी स्टोर छोटा वाला, वो एडवांटेज है उस इलाके में जहाँ कोई और नहीं है, वहाँ खोल लो। पान का खोखा, फ्रेंच फ्राइज, तो ठीक है। मैं से अगर किसी का शौक है कोई ऐसी छोटी मोटी खाने की आउटडोर चीज़ खोलने का, मैं एक ऐसी लोकेशन बता सकता हूँ कि अगर 100% कारोबार नहीं ग्रो करा तो आप मुझसे पैसे वापस ले लीजिएगा। मुझे शौक नहीं करने का, वीडियो पॉज करके बताता हूँ वरना सबको पता चल जाएगा। पॉज ही है ना। तो आपको जब ये तय करना होता है कि मुझे कहाँ बेचना है, तो आप देखते हैं कंपटीशन वहाँ कितना है और मेरा प्रोडक्ट किस टाइप का है कि कंपटीशन में थ्राइव करेगा या प्रोडक्ट का, या कंपटीशन में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपका कंज्यूमर बेस वहाँ पे कितना है, फिर वहाँ पे कॉस्ट कितनी है, रेंटल कितने हैं, वहाँ की यूटिलिटी कॉस्ट कितनी है, वहाँ के हिसाब किताब आप सब देख रहे होते हैं कि सेल करते वक्त मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसी तरह से एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का फासला। कुछ लोग प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर होलसेलर से कंज्यूमर को बेच रहे होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर तक जाते हैं। ये 4-5 मशहूर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोडक्ट है। जैसे कि डिंग डोंग बबल का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर टू होलसेलर या एजेंट, एजेंसी। प्रोड्यूसर से एजेंसी टू रिटेलर टू होलसेलर कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि डिंग डोंग बबल बनाने वाला कहता है भाई आप मुझसे अगर रिटेलर लेगा ना, रिटेलर मुझसे लेगा 2 डब्बे, मैं 2 डब्बे में थोड़ी बेचूंगा, मैं आपको बेचूंगा, आप मेरे पास रजिस्टर कराओ 20 लाख रुपए की कंजम्पशन पर मंथ, फिर आप मेरे एजेंट बन जाओ, 20 लाख पेमेंट लो। अच्छा, उसके बाद उनकी लड़ाई होती है कि यार मैंने 20 लाख रुपए जमा करा है, 20 लाख की डिंगा उठाई पर मंथ की, और मैं बेचने गया गुलशन में आपने एक और बंदे को बेच दी। अब मैं दुकान घूम रहा हूँ, वो कह रहा है मैंने पहले डिंग डोंग ले ली, मैंने पहले डिंग डोंग ले ली। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने बुक कर लिए। गुलशन की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेल है, अच्छा जी, गुलशन की डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिर्फ यही नहीं कि मुझसे 20 लाख का उठाओगे, गुलशन तुम्हें मिलेगा तो 20 लाख का नहीं मिलेगा, अब मिलेगा 1 करोड़ 20 लाख का। गुलशन मिल दिया, अब सिर्फ यही नहीं दिया कि तुम्हें डिंग डोंग दे दी, तुम्हें गुलशन भी दिया, गुलशन में तुम्हारे वाला और डिंग डोंग कोई नहीं बेचेगा दुकान जाकर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया। डालडा की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी करोड़ों में बिकती है।
तो आपको पूरा इलाका मिल जाता है। उसमें आपको क्या करना होता है, अपना एक स्टॉक हाउस मेंटेन करना होता है, वहाँ पे आप रखते हैं, आपको गाड़ियाँ मेंटेन करनी होती है, ड्राइवर रखने होते हैं, सेल्स पर्सन रखने होते हैं जो ऑर्डर लेके आते हैं। एक एक बंदा बाइक पे ऑर्डर लेता हुआ चलता है और फिर वो ऑर्डर शीट पहुँचती है यहाँ पे, यहाँ से भी गाड़ी निकलती है, वो ऑर्डर डिलीवर करती हुई निकलती है, फिर वही सेल्स वाला उसके पैसे कलेक्ट करता हुआ निकलता है। तो इनकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप होता है कंपनी को, कंपनी को, डालडा को, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लेता है, कहते हैं 1 करोड़ 20 लाख की ले लो, अब मैं इस इलाके में डालडा सिर्फ मैं ही बेचूंगा, दुकानों दुकानों जाऊंगा और उनसे ऑर्डर कलेक्ट करूंगा, डालडा मुझे यहाँ पे डिलीवर करवा देगा, मेरे डोर स्टेप पे मेरे स्टॉक पे डिलीवर कराना डालडा का काम है, यहाँ से गली गली मोहल्ला मोहल्ला बेचना मेरा काम है। तो इसके लिए मुझे इनके पास इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, ये पैसे ज़ाया नहीं होते, 1 करोड़ 20 लाख का मुझे माल दे देगा डालडा, लेकिन कम से कम की उन्होंने मुझसे गारंटी ले ली कि इतना तो आप इन्वेस्ट करो, पहले इतना माल आप उठाओगे फिर मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनो। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 20 लाख पहले उन्होंने खरीद लिए अब नए सिरे से प्रोडक्ट देंगे। समझ लें 1 करोड़ 20 लाख की मैंने उनके पास अपनी अमाउंट रखवा दी, अब इसका मैं प्रोडक्ट लेता रहूँगा और ये यूटिलाइज होते रहेंगे, तो मुझे उनको पता है कि कम से कम महीने में इतना तो निकालेगा ये, और वो डिस्ट्रीब्यूटर से एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर उनका बदतमीज़ हो, बुरा हो, रिटेलर से बहुत आ रही हो, आपका प्रोडक्ट को सही रख नहीं रहा हो, मैनेज नहीं कर रहा हो, एक्सपायर हो रहा हो प्रोडक्ट, इस तरह की जो हरकतें हैं उस पर वो कह सकते हैं कि भाई आपके साथ हमारा अब नहीं और नहीं चलेगा, इन्हें पैसा वापस ले लें। इवन वो जुर्माना भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है इसमें। ठीक है, जितनी मशहूर कंपनी होती है उतना ही ज़्यादा वो फिर हाईवे चार्ज करती है। तो बाज़ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कंज्यूमर से डायरेक्ट, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर पे जाते हैं। कोई मिसाल दें जल्दी से, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मिसाल, नाम, आइसबर्ग पैरेलल एक से ज़्यादा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करता है, तो ये तो हम बचा के रखते हैं मिसाल को। गुल अहमद कर लेते हैं, गुल अहमद के जो कपड़े हैं वो प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर के पास आ रहे हैं, रिटेल पे भी गुल अहमद खुद ही बैठा है, डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही कर रहा है, अपने ही इंटरनली मैकेनिज्म से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। जितने ऑनलाइन है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर डायरेक्ट आ रहा है। अच्छा, प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, डालडा, डालडा ने प्रोड्यूस किया, रिटेलर के पास रखवाया, रिटेलर से आपने उठा लिया। डालडा ही का प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर टू बिग रिटेलर टू कंज्यूमर भी है एक चैनल। डालडा ने प्रोड्यूसर उठाया, रखवा दिया इम्तियाज पे, इम्तियाज से आपने उठा लिया, प्रोड्यूसर टू बिग रिटेलर टू कंज्यूमर। तो मुख्तलिफ चैनल्स हैं और एक से ज़्यादा चैनल भी यूटिलाइज करते हैं बहुत से इदारे। जैसे हमने मिसाल दी किसकी, आइसबर्ग की, आइसबर्ग के रिटेल शॉप्स भी उनसे फ्रेंचाइज लेती हैं, आपको आइसबर्ग बेचती हैं, आप फ्रेंचाइज ले रहे हैं, आपको एक इलाका दे देंगे, यहाँ पे आपके अलावा कोई नहीं बेचेगा, तो आप आइसबर्ग बेच रहे होंगे। इसी तरह से कुछ स्मॉल रिटेलर्स भी आइसबर्ग का छोटा बोर्ड लगा सकते हैं, उन्होंने बोर्ड के हिसाब से अपनी फ्रेंचाइज बेची भी है कि अगर आप छोटा बोर्ड लगा सकते हैं तो आपको 1 किलोमीटर मिलेगा या 500 मीटर मिलेगा या 200 मीटर मिलेगा, इसके अंदर किसी और को नहीं छोटा बोर्ड देंगे हम। और अगर आप बड़ा बोर्ड ले रहे हैं हमसे, फिर आपको इतने मीटर तक वहाँ पे कोई और आइसबर्ग नहीं ले सकता, सिर्फ इसी को मिलेगा आइसबर्ग। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सक्लूसिव मार्केट बना लें हम, दिस इज एक्सक्लूसिव आइसबर्ग शॉप, फिर आपको ज़्यादा रेंज दे देंगे वो फिर, लेकिन उसमें आपसे क्या, वो आपसे मैं कहते हैं कि आप एटलीस्ट इतने उठाएंगे, प्रोडक्ट रेंज ज़्यादा हो जाती है, फ्रेंचाइज शॉप होती है। तो बहरहाल ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम यूज़ कर रहे होते हैं, और डिपेंड करता है किस तरह की मार्केट है, कितना बड़ा प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से यूटिलाइज होती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात हो गई और ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो गया, और आखिरी प्रोडक्ट हो गया ना, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजिंग वगैरह सब देख ली ना, तो मार्केटिंग मिक्स कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ अपना मार्केटिंग मिक्स बताइए, तो उसमें आपसे कहा जाएगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सब बताइए। प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बोस्टन मैट्रिक्स में कहाँ हैं, आप अपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपके ख्याल से कहाँ खड़ा हुआ है, नया प्रोडक्ट कब लाएंगे, न्यू तो नहीं है, इसकी ग्रोथ किस लेवल पे हो रही है। आपसे जब कहा जाएगा कि प्राइसिंग की बात करें तो आप बताएंगे कि मैं इसकी स्किमिंग करूँगा, कि मैं इसकी ये करूँगा, मैंने प्रोडक्ट लोगों के जहनों में अपने कोई निश बना लिया है, या मेरा जो मास मार्केटेड प्रोडक्ट है, सेगमेंटेशन कौन कौन सी अवेलेबल है।
फिर आप कहते हैं कि प्रमोशन क्या कर रहा हूँ मैं, परसुएसिव है, मार्केटिंग है, सेल्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, फिर अदर देन जो अदर देन मीडिया मार्केटिंग है, जैसे कि आप पॉइंट ऑफ सेल पे कुछ कर रहे हैं, आप बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं, प्रमोशनल अदर तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वगैरह वगैरह, पूरी एक लाइफ, पूरी एक सीक्वेंस है। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे कहा जाए अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग मिक्स बता दीजिए, तो फिर आपको सब कुछ बताना होगा, ये बड़ा सवाल हो सकता है। ठीक है जी, जैसे ओ लेवल्स में भी आया था, भी आया लेकिन था। ए लेवल में थोड़ा डेप्थ। तो फिर यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, हमारा ये पूरा यूनिट 3 कंप्लीट हुआ। थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन हमने अच्छी सारी मिसालें निकाल ली। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना यूनिट 4। आप यहाँ पे वीडियो का बंद करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले यूनिट में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।